बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स आल्सो। तो मैम, ये जो पूरा बाजार में मंजर बना है ना, ठीक है, इसराइल के जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर, उसका पूरा इम्पैक्ट हमने मार्केट्स पे देख लिया। एक रिकवरी की कोशिश हुई, वो भी फिजल आउट हो गई। बाद में हमने प्रेशर भी बनता हुआ देख लिया। अब दो सवाल है मैम। पहली बात तो ये होली हमारे लिए ना कहना नहीं चाहिए, वह तो खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, लेकिन गुलाल ज़्यादा मच गया बाजार में। और कल की जो छुट्टी है ना, वो और लोगों को नर्वस करेगी, हाई लेवल्स पे प्रेशर बनाने के लिए मजबूर कर देगी, जैसा हमने मार्केट में देखा भी है। तो एक तो ये छुट्टी का इम्पैक्ट क्या होगा, और दूसरा ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है जिसमें फ्रांस भी शामिल हो गया, यूके भी शामिल हो गया, जर्मनी भी शामिल हो गया, टोटल 11 देश हैं जो कि अब इस जंग की चपेट में आ गए या फिर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इसमें। दो युद्धपोत फ्रांस की ओर से भी भेजे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसाइलों का आदान प्रदान हो रहा है, इधर उधर भेजी जा रही हैं। तो इस बीच में अब फिर बाजार में रणनीति कैसी होनी चाहिए इन दोनों सिनेरियोज में? ओके, तो देखिए, पोर्टफोलियो को अगर आप ट्रैक करते हैं डेली वाला, मतलब एक तो पोर्टफोलियो ऐसे मैंने आज ले लिया और मैं 2 साल एनुअल बेस पर उसको रिव्यू करती हूँ, वो वाला आपका नहीं है। तो आप पोर्टफोलियो को अगर मतलब देखते हैं, टू बी स्पेसिफिक, हर बार देखते रहते हैं। तो सोने चांदी से हेजिंग नहीं कर पाएंगे आप, उसकी तरफ मत मत जाइए। लेकिन हाँ, आप ऑप्शन से अपने पोर्टफोलियो को, आपका पोर्टफोलियो देख लो किस टाइप का है, लार्ज है या फिर मिड कैप है या फिर स्मॉल केस बेस्ड है, ज्यादातर स्मॉल कैप बेस्ड है। तो उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को हेज करिए। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से है, लेकिन 10% से पोर्टफोलियो को हेज आप कर सकते हैं। ऑप्शन से आपको थोड़ा बहुत रिकवरी मार्केट में दिख जाएगी नाउ। दूसरी चीज जो ये की बात है कि इसमें करना क्या है, तो फिलहाल कुछ ऐसे सेक्टर्स पे है जिनसे थोड़ा सा दूरी बनाना है, या फिर अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है उस सेक्टर के स्टॉक्स, तो वहां पर आप अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करो। मोस्ट ऑफ द केस में यू मस्ट बी इन प्रॉफिट, क्योंकि वो सेक्टर चले हैं। ये बैंकिंग के स्टॉक्स है तो थोड़ा बेच के चलो, हल्के हो जाओ। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है तो थोड़ा सा वहां पर हल्के हो जाइए। ऑटो इंडस्ट्री के अगर आपके पास स्टॉक्स है, जैसे कि एमएनएम हुआ, अशोकले हुआ, ऐसे स्टॉक्स जो कि ओवरबॉट कंडीशन में, जिन्होंने एक तरफा रैली दिखाई है, उन स्टॉक्स में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बोला था कि अब लोग मानते नहीं है, लेकिन मानेंगे तो अच्छी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1220 से ज्यादा का नहीं लग रहा है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ये रेंज है, टॉप बन रहा है यहाँ पर। अब वहां पर भी अभी आप हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यूको बैंक जैसे बैंक्स में आपको तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, इस मार्केट में जो चीजें चली हैं और ओवरबॉट है, वहां पर अपने प्रॉफिट पैसे को निकालो, हल्का करो। और जब ये डिप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी को 24,300 200 आना है। मैं जब बजट आया था तब भी बोल रही थी और अभी भी बोल रही हूँ, निफ्टी को 24,300 की रेंज के आसपास आना है। वहां पर आप अपनी पसंद के लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर मिड कैप में ऐसे स्टॉक जिनमें वैल्यू है, जो सेक्टर से सस्ते हैं, प्रॉफिट भी है, बस सेंटीमेंट, वो ब्लैंकेट असर जो आता है उसके असर से गिर गए, उनको भी खरीद सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही स्ट्रैटेजी है। अग्रेशन में हर गिरावट बाय करने के मौके नहीं होते, लेकिन ये याद रखो, बड़े मौके बड़ी गिरावट में ही मिलते हैं। तो आपको बहुत चूजी, पिकी एंड कॉशियस होना होगा इस मार्केट में पैसे बनाने के लिए। अदरवाइज प्रेशर जो है, ये प्रेशर कंटिन्यू होगा। अभी फिलहाल अभी तो दो बड़ी जो कंट्रीज है, ताकतें बोलना चाहिए, कंट्रीज बोल के उनकी उपेक्षा हो जाएगी। रशिया का एक डायरेक्ट इंटरवेन अभी नहीं आया है, और चाइना ने भी अभी डायरेक्ट कुछ नहीं किया है। सो अगर ये दोनों इसमें से डायरेक्टली कुछ इंटरवेन कर जाते हैं तो हमारे लिए मतलब है फिर तो, मतलब ये जो कंडीशन है ये थोड़ी सी और इंटेंसिफाइड हो जाएगी। एंड सो लेट्स सी एंड बी प्रिपेयर्ड। अभी सिचुएशन तो है, सबको भी लग रहा, अब सबको लग रहा है कि निफ्टी 24,300 24,000 आएगा। जब हम बोल रहे थे तब नहीं लग रहा था, अलग गलत बात है ये तो। नहीं, मैंने भी संदेह जारी इस पे संदेह किया था, लेकिन अब पता नहीं। एक ना मुझे वो अपोलो माइक्रो याद आता है। आप कहेंगी आप उसके पीछे ही पड़ गए, और दूसरा जो आप कह देती है ना, मतलब करवा के ही छोड़ती हैं। नहीं, ऐसा मैं करवाती ही नहीं हूँ। देखिए, जो हो सकता है ना, आई जस्ट ट्राई टू एनालाइज दैट, आई जस्ट ट्राई टू उसको फोरकास्ट करने की कोशिश में करती हूँ, एंड थैंक गॉड इट वर्क वेल। तो जस्ट लाइक कि जिस प्रोफेशन में है उसमें उसमें काम, देखिए, जो हो गया उसको आप एनकैश नहीं कर सकते। जो हो सकता है, बीइंग एन एनालिस्ट, आप क्या हो सकता है उसकी वैल्यू है, ताकि आप उसको एडवांस में बता सके एंड पीपल गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो हो सका, हो जाने वाली बातें तो मतलब हो ही गई वो तो, बट यू गॉट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन सम डेटा पॉइंट्स। तो उससे फायदा है, और बस वही कोशिश रहती है एक्चुअली। तो दैट्स ऑल। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आप कह रही हैं कि 24,200 के आसपास आई, जैसा आपने बजट वाले दिन कहा भी था, मुझे याद है।
24,571 का बजट के दिन का लो था। हम सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि ये 24,571 ना आए, लेकिन आप नहीं मान रही हैं। 24,200 जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं रुकेगा निफ्टी, और वहाँ पर कुछ सिलेक्टिव दिग्गजों में आप खरीदारी करके चल सकती हैं। मैडम एक जवाब और दे दीजिए, युद्ध कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, कब तक आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा? देखिए, आई एम प्रेइंग कि इसमें रशिया और चाइना इंटरवेन ना करे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है नहीं। दे विल, क्योंकि अभी दे विल, मतलब अगर वो आते हैं तो संदीप जी देखिए, रशिया यूक्रेन होते होते 2.5 साल हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 की ज्यादा हो गया ना। तो थोड़ा लंबा चल सकता है, ये मान के हम चलेंगे कि इसमें हफ्ते भर वाली एस्केलेशन कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो जो देश इसमें उतरे हैं, इट्स मल्टी मल्टी फ्रंट पर आ गई है बातें अभी, तो उस चीज का असर है कम से कम। मतलब मैं युद्धों की एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, उतना जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं आता है, बट व्हाट आई कैन सेंस, व्हाट आई कैन फील, इट इज नॉट गोइंग टू एंड हियर। तो कम से कम आपका एक क्वार्टर और खराब हो गया, तो अभी मतलब एक पहले क्वार्टर मैं बोल ही खराब हो रही गया? थी, एक क्वार्टर खराब हो गया एक मतलब एक और क्वार्टर? खराब हो गया। एक हाँ, एक और हो गया। नहीं, दो कब तो तक पहले ही चलेगा, हो रहे थे। कितने दिन चल सकता है, मतलब एक बॉल पार्क फिगर? हम्म, मैंने जैसे बोले, मैं जियोपॉलिटिकल की एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जो लग रहा है इट इज गोइंग टू बी लाइक कम से कम 4-5 हफ्ते रहेंगे ऐसे। अब इस बीच में ओह, कौन पीछे हटता है, कौन आगे आएगा, वो एक अलग बात है। बट 4-5 हफ्ते तो इट्स समथिंग गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, कि इस बार इस यूएई का इंटरवेंशन बहुत बड़ा बात हो जाएगी, हो गई है एक्चुअली। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, बट 4-5 weeks इज लाइक टू बी वेरी ट्रबल कंडीशन, ट्रबल ट्रबल, यू नो, मतलब वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती, बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन रहेगी। बट अगेन, बीइंग एन मार्केट पार्टिसिपेंट, आपदा में अवसर ढूंढने हैं, क्योंकि पैसा तभी बड़ा बनेगा जब आपको इस तरह के मार्केट्स मिले और आप वहां पर पैसा लगा सके। तो अब इस मूव को हैंडल कैसे करना है वो एक बड़ी बात है। तो ऑप्शंस से आप अपने पोर्टफोलियो को फिलहाल हेज करके चलो, और जब सस्ते वाले दाम आ जाए वहां पर आप बाइंग करके थोड़ा बहुत चल सकते हैं। ऑप्शन में इसलिए ही बोल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन से आपको ये जो मार्केट में डिप आएगा वो आपको थोड़ा बहुत पैसा भी जनरेट करके देगा और साथ में आपके पोर्टफोलियो को हेज भी देगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। जब आप कह रही हैं कि 4 से 5 हफ्ते लगने हैं, ये युद्ध और लंबा खिंच सकता है, तो फिर ज़रूरी है ये समझना कि कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, या फिर जिनका मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, या तो उनके बिजनेस वहाँ पर हैं, या उनके रेवेन्यू का हिस्सा वहाँ से आता है, या फिर वहाँ पे वो एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ उनके प्लांट्स हैं, जैसे भी करके जिनका भी वास्ता है मिडिल ईस्ट से, उन कंपनियों के ऊपर फिर फोकस करते हैं। इसमें ना आप मैम देखेंगी तो सबसे पहला नाम आएगा L&T का, जिनका मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर है। ज़रा वो आप ग्राफिक्स ले आइए सामने। L&T का मैं देख रहा था मैम, क्यों आज 7% गिरा है। अमूमन बहुत ऐसा होता नहीं है कि इतना बड़ा मूव इसमें ऊपर या नीचे की तरफ आए। तो 7% के आसपास अगर L&T आपका गिरा हुआ है तो देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, और रीज़न ये है कि इनका बड़ा एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट में, इनकी ऑर्डर बुक का बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है। अभी इनकी ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3,60,000 करोड़ रुपये के आसपास है, 3.6 लाख करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, और उसका आप देखेंगे 80% इंटरनेशनल मार्केट से आता है, और इसका 37% हिस्सा आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट से ही आता है, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, ओमान हो, बाकी देश हो, इन सब से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। ये एक बड़ा इंफ्रा प्ले है, और 37% के आसपास अगर आप अपने ऑर्डर बुक का वहाँ से लाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर अगर इस पूरे रीजन में डिस्ट्रप्शन है या फिर कोई दिक्कत है तो आपके ऑर्डर्स के ऊपर, आपके कामकाज के ऊपर या फिर एग्जीक्यूशन के ऊपर दिक्कत आएगी, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। वैसे देखा जाए इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है मैम, कि जिस दिन ये जंग खत्म होगी, जिस दिन पूरा डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा ये, तो फिर दोबारा बैक टू नॉर्मल आने के लिए इनके हाथ ही ऑर्डर आएंगे, कुछ इंफ्रा कंपनियों के हाथ ही ऑर्डर आएंगे। हालांकि बाजार उसके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा, तो हम क्या इस डिस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें या फिर जो अपकमिंग ऑर्डर बुक इनके लिए आ सकती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें? पहले तो आप पोजीशन में है तो निकल जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन अप और एस्पेक्ट करिए। एंड यस, जब भी इस तरह के डिस्ट्रक्शन होते हैं तो कुछ सेक्टर हैं जो बड़े मतलब उनकी डिमांड बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज या फिर जो बड़े प्रोजेक्ट को जो हैंडल करती है वो कंपनीज, सीमेंट की डिमांड बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत स्टील का मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है। जो कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल टीएमटी वगैरह जो बनाती है ना, एंगल्स, टीएमटी, इन सब की डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अभी इसको थमने देते हैं। ये तो पक्की बात है कि जब ये थमेगा तब इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो बट फिलहाल के लिए एल&टी में मेरे ख्याल से कल परसों भी बात हो ही रही थी, आज सुबह भी कहीं पर बात हो ही रही थी कि इसमें से मतलब ये 4,400 पे था संदीप जी, तब
मैंने बोला था इसमें से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ऐसी अशोक ले में भी बोला था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है हमको, और वही व्यू है, अभी निकल जाओ। हम्म। क्योंकि अभी ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत एनर्जी सेक्टर में जो अभी पिछले महीने की रैली थी वो थोड़ी फिजल आउट होगी, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इन सेक्टर्स में हल्के होइए, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा हल्के हो जाइए, ताकि आप अपने पैसों को थोड़ा बचा सके, और कम लॉस लेना इज बेटर, कि क्योंकि वापस आप री एंट्री कर सकते हो। एलएनटी में नए बाय अभी नहीं करना है। नए बाय के लिए प्लीज वेट एंड वॉच कि क्या ये डरना नहीं है कि क्या ये 3700 के या 3800 के पास आकर के सस्टेन हो रहा है। थोड़ा बहुत टाइम दे दो, एकदम से वी शेप रिकवरी का स्टॉक नहीं है ये, टाइम लगेगा। 3800 3700 के पास इसको आने दीजिए, ज्यादा दूर नहीं है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट ही दूर है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इस लिस्ट में दूसरा नाम है वेल्सपन कॉर्प का। अब वेल्सपन कॉर्प ये वैसे पाइप्स बनाने वाली कंपनी है। इनका ना मैम वहाँ पे एक्सपोजर भी है, और ये 1700 करोड़ रुपए का केपेक्स वहाँ पे कर रहे हैं। बड़ा एक्सपेंशन प्लान इनका वहाँ पे चल रहा है। तो वेल्सपन कॉर्प में एक नीजक रिएक्शन हमने देखा, लोअर लेवल से कुछ रिकवरी है। वेल्सपन कॉर्प में चूंकि इनका भी एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट में बड़ा, तो कैसे इसको अप्रोच करें? इसमें आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, इसमें कुछ रैली खास हुई नहीं है, सो यू कैन लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन दिस। आपका ट्रेड कैसे करना है सेक्टर से, मेरे कुछ पैरामीटर से उसमें ये आ रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक आपकी एक रिस्क है, जो कि इसका इंट्राडे लो बना हुआ है आज का। लेट मी चेक टू बी स्पेसिफिक, अच्छा खासा है, जो कि यहाँ आप वेलकॉर्प पे 815 रुपए का करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। वन सेकेंड, यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ आपको 740 का लगाना है। इट इज लाइक क्लोज टू 50 पॉइंट 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बट द टारगेट विच यू कैन एक्सपेक्ट हियर 870 से लेकर के लगभग 950 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें पोटेंशियल है, आप इसको एक बार देख के चल सकते हैं, बट एक्सपोजर लिमिटेड रखिएगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो दोबारा एंट्री जो हमको यहाँ पर मिलने वाली है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो दोबारा एंट्री यहाँ पर 650 के नजदीक नजदीक मिलेगी। तो उसकी तैयारी रखिए, ताकि आपको दोबारा एंट्री वैल्यू और भी बेटर प्राइस पर मिल सके। ओके, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स भी देखिए मैम, इनके ना मिडिल ईस्ट रीजन में 36 से 38 स्टोर हैं एज ऑफ दिसंबर क्वार्टर, और इनकी आय का 12% हिस्सा वहीं से आता है। और दिसंबर क्वार्टर की जहाँ तक बात है, तो दिसंबर क्वार्टर में इनकी जो आय है इस रीजन से, आई थिंक उसमें 28-30% के आसपास की बढ़त इन्होंने दर्ज की है। तो ये एक इनका ऐसा सेगमेंट है या ऐसा रीजन है जो कि इनके बिजनेस में एक ग्रोइंग सेगमेंट है। तो वहाँ पे अगर डिस्ट्रप्शन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो फिर जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो आता ही है। मुझे याद है पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते बातचीत भी हो रही थी कि ये कह रहे थे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एफ सेगमेंट से निकाल दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट बेवजह किया जा रहा है। तो ऐसी भी गुहार इनके मैनेजमेंट की ओर से लगाई गई थी। तो ये जो, खैर वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जो ये रीजन है मिडिल ईस्ट वाला, वहाँ से इनके आय का बड़ा हिस्सा आता है। तो उस सिनेरियो में फिर इसको कैसे अप्रोच करें 400 के नीचे? देखिए, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ग्रोइंग पेस पर है, सेक्टर से बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, बट है 33% के लगभग अभी भी महंगी है। सो इस चलते इसमें और डेंट आएगा। और यस, व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन सर्टेन लोकेशन, बार बार नाम नहीं लेंगे, ऑलरेडी सबको पता ही है कि हम किस लोकेशंस के बारे में, जो वॉर इम्पैक्टेड एरियाज है, जब वहां से आपका रेवेन्यू आ रहा है तो आप शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट देख सकते हो। बट द बिजनेस दे आर इन, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इस कंडीशन में भी ना लोग कोशिश करते हैं कि काश हमारे पास थोड़ा बहुत हो। तो रिवाइवल ऑफ सच बिजनेस आर मच मच हायर देन एनी अदर इंडस्ट्री, एनी अदर बिजनेसेस। तो इसके लिए इसको डिप में खरीदने की कोशिश करिएगा। जो लोग ऑलरेडी हैं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और ना ही इसमें आपको डरने की कोशिश जरूरत है। कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, और थोड़ा बहुत आप ये मान के चलिए 390 के पास में है, 350 भी आएगा, उतनी तैयारी जरूर रखिए और ऐड करके ही चलिए। इट इज अ काइंड ऑफ अ गुड बेट फॉर होल्डिंग। आप होल्डिंग्स करके चलेंगे, इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे, सो इट वॉन्ट डिसअपॉइंट यू मच। बट यस, अगर आप ट्रेड करने को चेस करोगे तो इसका नेचर समझ लीजिए। वंस अपॉन अ टाइम जनवरी 25 में इट वाज एट ऑलमोस्ट 800। उसके बाद ये जनवरी खत्म हुआ भी नहीं था तो ये 400 पे भी पहुंच गया। और फिर उसके बाद एक एग्जांपल पॉजिटिव वाला भी देती हूँ। मार्च मिड में इट वाज एट नियर टू 400, फिर मार्च खत्म होते अगस्त आते आते लगभग 600 भी पहुंच गया। तो गिरावट जो है वो ज्यादा इसमें ज्यादा फ्यूरियस रहती है, फास्ट एंड फ्यूरियस। रिकवरी को टाइम लगता है, तो वो क्लैरिटी रखो कि अभी ऑलरेडी यहाँ से देख लेते हैं एक बार। और जनवरी में एक बार ये लगभग 550 के भाव से गिर के 350 आ गया है। तो अब यहाँ से अगर थोड़ा 350 के पास वापस आएगा तो रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 450 तक आराम से आ जाएगी, बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्राइस एक्शन। बट
आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर आप होल्डिंग की तरह से लेंगे तो क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, सही बिज़नेस में है इसलिए बच जाएगी। तो ख इतना गड़बड़ी में बेचने की ज़रूरत नहीं है, हो सके तो ऐड करना। ओके ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे आप ₹350 तक स्टॉक को ऐड कीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। केसी इंटरनेशनल, मैम हर कोई जानता है कि इनका मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर है और हाल ही हुँ। में इनको 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं सऊदी अरब से। ये 2102 करोड़ रुपए के आसपास दोनों ऑर्डर्स का जो साइज़ है वो आपको नज़र आएगा। 1048, 1024 ऐसा कुछ अमाउंट है दोनों ऑर्डर्स का। तो हाल ही में इनको वहाँ से ऑर्डर मिले हैं, वहाँ पे ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। तो केसी इंटरनेशनल में क्या करें, ये जो गिरावट हो रही है फॉर ऑब्वियस रीजंस, इसको क्या भुनाने का मौका है? नहीं संदीप जी, मुझे लगता है कि थोड़ा 2-4 दिन रुक जाइए। आई एम नॉट श्योर कि ये 500 पे आएगा या फिर 600 को ब्रेकआउट करेगा। सो इट इज़ काइंड ऑफ 560 पर है अभी, सो आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच कि इस दर्द में ये इसको कितना पेन आता है। मतलब इस जो ये हथौड़ा लग रहा है, ओवरऑल मार्केट ब्लैंकेट असर है। देखिए, ब्रॉडर मार्केट असर छोटे मझोले जो स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा पड़ता है। इसीलिए हमेशा ये चेक करो कि निफ्टी के 1 पॉइंट की मूवमेंट पर आपका स्टॉक कितना रिएक्ट करता है। 1 रुपया, 2 रुपए, 1.5 रुपए, पौने 2, 3, 5, व्हाट रिएक्शन इट गिव्स। चढ़ता भी वैसे, गिरता भी वैसे। तो इस स्टॉक में वो जो है हाई बीटा है। तो अभी फिलहाल मेरी सलाह में वेट एंड वॉच में करूंगी कि ये अगले 1 हफ्ते के अंदर 600 के पार जा रहा है या 500 के पास में आ रहा है। एनीवेज, इफ इट इज कमिंग क्लोजर टू 500, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट और फ्रेश बाय। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो अभी थोड़ा सा 4-5 दिन अगर आप वेट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ही मैम एक स्टर्लिंग एंड विल्सन नाम की कंपनी है, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स। सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, ओमान में इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनका बड़ा एक्सपोजर है वहाँ पे। चूँकि आप भी जानते हैं वहाँ पे सनराइज काफ़ी एक्टिव होती है, तो इनके काफ़ी बड़े बड़े सोलर प्लांट्स हैं वहाँ पे। और जब इनका आईपीओ आया था ना, तो इनका एक मैम अबू धाबी का जो उस समय का इनका सबसे बड़ा प्लांट था, उसे देखने का मुझे भी गौरव प्राप्त हुआ था। तो आप देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये स्टर्लिंग एंड विल्सन दिखाइए आप हम इसमें। एसडब्ल्यू सोलार की बात कर रहे हैं ना। हाँ, SW सोलार, यस मैम। तो इसका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है पिछले कुछ समय में, तो अब ये और इनके लिए डेंट आ गया। कैसे अप्रोच करें इसे? इसको रख सकते हैं एज इट इज। एक जस्ट इस कहावत को, एक इस कहावत के साथ इसको रख रही हूँ, मरे हुए को और कितना मारोगे। तो इसमें मरने की जगह ही नहीं बची है, ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है ये। हम्म। तो ऑन दैट नोट, जस्ट मैंने ये बात इसलिए बोला है कि जहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जगह होगी वहीं पर प्रॉफिट बुक होगा इस मार्केट में। जहां पे जगह ही नहीं है वहां आप कर ही नहीं सकते ना प्रॉफिट को बुक। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मतलब इट्स मल्टी बहुत दिनों के लो पर ही ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अगर एक स्पेसिफिक बात मैं और बोलना चाहूँ तो जो ये आईपीओ वाला ईयर था ना इसका 2020 वाला, 2020 वाला जो लो था उसकी तरफ कहीं ना कहीं एक जो लो बना था 66 रुपए का, ये बताना जरूरी है। 64 समथिंग का लो बना हुआ था। उसके बाद इस स्टॉक ने एक रैली की बढ़िया। मैं मंथली टाइम फ्रेम रेफर कर रही हूँ अभी। 800 850 तक का स्टॉक गया ये और आज 188 पर है। सो दैट वॉलेटाइल नेचर इट इज। इंडस्ट्री उतनी वॉलेटाइल है ये। तो छोटे छोटे ऑर्डर्स पर रिएक्ट होता है और बहुत इमर्जिंग इंडस्ट्री है, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। सो इन्वेस्टर ही पैसा बनाएगा। अर्श से फर्श, फर्श से अर्श ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो इसका बॉटम बना है, लगभग आप ये मान के चले कि 188 के पास है, 170 मैक्सिमम जाएगा। इसके बाद इट हैज टू कंप्लीट इट्स जर्नी टू अपवर्ड, जो कि 300 350 कहाँ तक जाएगी आई डोंट नो, बट एक अपवर्ड रैली यहाँ पर शुरू होनी है। डरने की जरूरत नहीं है इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर, क्योंकि अपने बिजनेस, जिन बिजनेसेस में आपको दम लगता है उनको करके रहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट इसके पास में है वो इतने जल्दी खत्म नहीं होंगे। नहीं तो मतलब दोबारा उनको काम करने का मौका मिलेगा। दैट्स द ओनली थिंग। बिजनेस में दम है, इंडस्ट्री है, कंपटीशन लेवल कम है और एक्सपेंडेबल बिजनेस है। सो होल्ड इट। होल्ड कीजिए आप जहाँ तक स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात है। इसमें मैम एक वाटेक वबाग, इसको भी देखिए। ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, सऊदी अरब में इनके 2 बड़े प्लांट हैं जो कि ये ऑपरेशनल करने जा रहे हैं या फिर लगा रहे हैं। तो इसमें एक 200 MLA AL हायर STP प्रोजेक्ट है जो कि आप सऊदी अरेबिया में लगा रहे हैं ये, और एक 300 MLD यनबू मेगा डीसैलिनेशन प्लांट भी ये लगा रहे हैं। 2 बड़े प्लांट है, बड़ा एक्सपेंशन इनका वहाँ पर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब कोई खबर आएगी वहाँ से तो ये स्टॉक का गिरेगा तो है ही। मैं नहीं कह रहा इनके बिजनेस में कोई बदलाव आ गया, लेकिन सेंटीमेंट भी तो कोई चीज़ होती है जो कि इम्पैक्ट करती है स्टॉक्स को। तो इस सेंटीमेंट वाले इम्पैक्ट में इस वाटेक वबाग में क्या मौके ढूंढने चाहिए लो लेवल्स पर? यस, और अच्छा खासा डिक्लाइन आज मिला है।
ये स्टॉक आज इंट्राडे में जो गैप डाउन हुई थी, बस वही इसका बॉटम था, 1100 के आसपास खुला, 1222 पे चल रहा है। बट अब आपको इन्वेस्टर की तरह ही देखनी है ये मार्केट में इस चीज को। प्लीज मैं कैसे समझाऊं, एक बार हिंदी में भी बोल देती हूँ, एक बार इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, बस यही दो भाषा आती है मुझे। ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर, अ वेरी कोर इन्वेस्टर इन दिस इन मार्केट। इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में अपने आप को एक इन्वेस्टर के तौर पर तर्ज पर लाके रख दीजिए। ट्रेड करने जाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश वही करिए कि जो डिप है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पता है। अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह अच्छे स्टॉक्स को बाय करके भी बैठ गए, यू नो नीड टू डू एनीथिंग। बस मार्केट को समय देंगे, ये अपना काम कर जाएंगे, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ द मार्केट। बट फिलहाल के लिए वेबाक टैग जो अभी 1222 के आसपास चल रहा है, यहाँ से इस स्टॉक में रिकवरी के बाद, रिकवरी के साथ साथ संदीप जी, कम से कम 2000 का कैंडिडेट है ये, लेकिन इन्वेस्टर ही बना पाएगा इसमें पैसा। तो आप बड़ा सोचिए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस वैसा है। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट जो एक इंडस्ट्री है, ये बहुत कम गिनी चुनी कंपनीज है। एंटनी वेस्ट है, वेबाक टैक है, और दो चार कंपनीज और हैं, उनमें से एक है, और इसका नाम बड़ा है। इसका एक्सपेंशन लेवल जिस लेवल पर चल रहा है, एक्सपेंशन का काम, ये इसके जैसे पीड्स नहीं कर पा रहे फिलहाल। तो इस बिजनेस को समझते हुए, इसकी समझ को रखते हुए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। 2000 रुपए तक का होल्ड करिए कम से कम। इस 2000 के टारगेट के लिए हो सकता है कि आपको सिर्फ 1 साल वेट करना पड़े, या फिर मैक्सिमम 2 इयर्स। टारगेट्स बड़े हैं, स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा डीप रखना, लगभग आप 850 का स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ से अगर आपको 950 पर मिले तो खरीदना। बस यही एक व्यू है। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर इसलिए आपको एनालाइज करके नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इस बिजनेस को आपको होल्ड करके ही चलना चाहिए। अच्छा बिजनेस। 2000 का टारगेट आपने बोला, स्टॉप लॉस क्या बताया? 850 का रखिए, और 950 के पास तक और ऐड भी करना है। तो यहाँ से आप 950 तक खरीदें डिप्स में? हाँ जी, मतलब हो सकता है कि 950 आ जाए। मतलब पहला टारगेट देखिए, 2000 के बीच में ऐसे नहीं 2000 ही जाएगा। पहला टारगेट आपके लिए 1450 रुपए का आएगा, 1400 नियरली। तो आपकी मर्जी है कि अगर आपको सिर्फ 200-300 पॉइंट का टारगेट देखना है तो वहां निकल जाओ। बट इफ यू आर रियली प्लानिंग फॉर 2000, देन आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी एवरेज करते हुए चलते वाली होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आखिरी स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं मैं, वो है टीसीएस का। टीसीएस आप देखेंगे आईटी लीडर है। तो Q3 FY26 के जो नंबर्स आए हैं ना हमारे सामने, जो लेटेस्ट अवेलेबल अर्निंग्स रिपोर्ट थी इनकी, उसमें जो मेना रीजन है, यानी कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में, मिडिल ईस्ट नहीं, इसको नॉर्थ अफ्रीका को मिला लें अगर, तो उसमें इनकी जो आय है, जो रेवेन्यू है, उसमें 8.3% की हमने ग्रोथ देखी। तो इनके लिए भी देखें तो ये रीजन काफ़ी ग्रोइंग एरिया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही सही। तो जो कंपनियां जिनके लिए ये रीजन ग्रोइंग है, उनके बिजनेस में अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर उसमें टीसीएस का नाम भी सामने आ रहा है। 3 दिन की बड़ी तेजी हम ऑलरेडी आईटी सेक्टर में देख चुके हैं मैम। तो उसके बाद अब टीसीएस में और आईटी स्टॉक्स में आपकी राय? टीसीएस हुआ या और कोई दूसरे भी इंडेक्स, आप स्टॉक्स, आप सिर्फ निफ्टी आईटी 29,000 का वेट करो, और 29,000 निफ्टी आईटी आपका आ जाए, वहां पर बिल्कुल आप अपनी ईटीएफ्स, स्टॉक स्पेसिफिक अगर नहीं होना है, वैसे 3 स्टॉक्स है मेरे लिस्ट में, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। इन तीनों में भी आप चाहें तो अपने पैसे को लगा सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल, इन तीनों में कोई ना कोई अच्छे से जीत जाएगा इस पूरी एआई वाली जर्नी में, इस पूरे एआई वाले रेगुलेशन में। बट स्पेसिफिक अगर आपको निफ्टी आईटी को ट्रैक करते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है तो 29,000 आने दो अभी, और मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट दूर है, और वो एक बहुत बढ़िया बाइंग है। वहां से ज्यादा 1000 पॉइंट नहीं जाया तो गया, नहीं तो नहीं भी जाएगा। सो 29,000 इज समथिंग दैट आई एम ट्रैकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी आईटी, इन आईटी स्टॉक्स। तो फिलहाल टू बी स्पेसिफिक, टीसीएस इज लाइकली टू कम 2300, और अभी 2600 के पास में है, क्योंकि अगर निफ्टी आपको 29 आना है तो लाएंगे तो यही। ओके, तो 29,000 तक आप वेट कीजिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स में जब तक 29,000 का लेवल ना आ जाए तब तक आप आईटी स्टॉक से चाहे तो दूरी बना सकते हैं। वहाँ पे आप चाहें तो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको आप पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए ठीक है, ये कुछ ऐसी कंपनियाँ होगी जिनका एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट में, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनका बड़ा एक्सपोजर है, वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अब दर्शकों के सवाल लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। तो दर्शकों के सवाल भारी मात्रा में हमारे पास पहुंच चुके हैं। मैं आपको तरीका बता दूं पहले कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9311211874 ये हमारा नंबर है, जिसके ज़रिए आप चाहें तो हमें फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़कर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं अगर आप दुविधा में हैं, और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेज दीजिए, या फिर यूट्यूब का माध्यम भी आपके सामने है।
जिसके ज़रिए हम आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो प्राइम मेंबर्स को हम पहले प्राथमिकता देते हैं, तो प्राइम मेंबर अगर आप नहीं हैं तो आप ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए इसी वीडियो पर या किसी भी वीडियो पर जाकर, तो आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, उनमें से कोई भी प्लान चुनिए, पेमेंट करके आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाइए और उसके बाद फिर आपके सवाल हम प्राथमिकता से एड्रेस करेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हों या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई पोर्टफोलियो से आपकी जुड़ी हुई क्वेरीज ही क्यों ना हो। पहले मीता गाड़िया जी, ये हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून मैडम, आज की गिरावट के दिन में कोई पुट बाय कर सकते हैं क्या? इफ यस काइंडली सजेस्ट। लेट हो गए वैसे आप थोड़े से अभी, ठीक है, थोड़े तो लेट हो गए। इंट्राडे के हिसाब से भी अभी रिस्क लेना आई डोंट थिंक सो कि आपको लेना चाहिए, बट ठीक है, क्योंकि ट्रेंड तो दिख ही रहा है डाउन साइड के लिए जाएगा। निफ्टी को जाने दो, बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में लेट मी चेक दिस, यस, बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बड़े होंगे, मैनेज करना पड़ेगा, पोजीशन हल्का छोटा करके, बड़े पोजीशन को आप नहीं कैरी सकते इसमें, और मैं एट द मनी ज्यादातर अवॉइड करती हूँ, डीप आईटीएम्स को प्ले करती हूँ। निफ्टी अभी 59,500 के पास में 550 के पास में भी चल रहा है। यहाँ से 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है स्पॉट चार्ट पर, तो वो मेंटेन करो। और इंट्राडे लो जो है, लेट मी गिव 59,150 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, जो कि मोस्ट लाइकली है। आज है ये आप देख लीजिए, अगर आज हो जाए तो बहुत ये आप फ्यूचर्स में सेल करने की राय दे रही हैं या फिर कोई ऑप्शन बाय करने की बात कर रही हैं? ऑप्शन इनको अपनी पसंद से करने होंगे, मैं स्पॉट चार्ट पर लेवल बताऊं। फ्यूचर कर सकते हैं आप, फ्यूचर में आपका स्पॉट, हाँ, ऑप्शन आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैं डीप आइटम्स ज्यादातर प्रेफर करती हूँ, जो कम से कम 800-900 पॉइंट्स इन द मनी हो, तो वो महंगे आते हैं एक्चुअली, तो सब लोग उसको प्रेफर नहीं करते, बट आई प्रेफर। उसमें बहुत प्रिसाइज एंट्रीज चाहिए होते हैं, बहुत साइज आपका व्यू होना चाहिए, बट थैंक गॉड अब दिस। चलिए, तो 59,550 के इसमें आप निफ्टी बैंक को शॉर्ट सकते हैं, ये स्पॉट चार्ट के लेवल। स्पॉट चार्ट पर आपका 59,100 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, एंड 59,900 एंड 58,950 आपका सेकंड टारगेट होगा। ये आप इसमें चेज कर सकते हैं। स्पॉट चार्ट पर आपका स्टॉप लॉस 60,000 का रखिएगा। रही बात, अब आपको इसको फ्यूचर में भी चाहे तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर में इसको ट्रेड कर सकती हैं शॉर्ट करके। मार्च फ्यूचर अभी जो भी मैंने आपको लेवल दिए हैं स्पॉट चार्ट के रेफरेंस से, आप मार्च फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। आपको इसमें मैं स्ट्राइक भी बता देती हूँ एक बार। आप इसमें चाहे 60,000 रुपए की जो स्ट्राइक है पुट, उसको भी चाहे तो बाय कर सकते हैं पुट को। अगर आपको लग रहा है कि पास फंड्स कम है, तो एक डायरेक्शनल व्यू आप 60,000 की इसमें पुट में जो मंथली सीरीज है उसमें एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि अभी लगभग 950 रुपए पर आ रही है। बट रिस्क समझ लो, रिस्क बड़ा है। आपको टारगेट भी कम से कम 500-700 पॉइंट के मिलेंगे, बट आपका पहला ही स्टॉप लॉस जो है 500 पॉइंट्स और स्पॉट चार्ट है, सो उसके रेफरेंस से आप इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। 60,000 की पुट 950 पे ली, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे? टारगेट आप स्पॉट चार्ट पर ही देखिए संदीप जी, मतलब इससे पहले बुक करना नहीं पुट को। और अगर आपका ऑपोजिट जा रहा है, जब तक आपका 60,000 के ऊपर जाए ना, उससे पहले स्टॉप लॉस लेना नहीं। बस स्पॉट चार्ट के रेफरेंस से हम इसको देख सकते हैं। तो ख्याल में लगभग 1,300 रुपए का पहला टारगेट बनना चाहिए, 1,300 से लेकर के लगभग 18 का, एंड पूरा का पूरा। और स्पॉट चार्ट आपका स्टॉप लॉस कम से कम, प्रीमियम चार्ट पर आपका स्टॉप लॉस कम से कम 450 के आसपास बनेगा, ऐसा है। 450 पॉइंट नीचे, या फिर ये 950 वाला 450 रह जाए तब? 950 वाला 450 रह जाए तब, और 1,200 रुपए का पहला जब टारगेट आपका टोटल हो जाए तब, यानी 1,200 रुपए का टारगेट है, 1,200 रुपए से 1,800 रुपए का सेकंड टारगेट है। और आपने पूछ ही लिया ठीक है, आई वाज अवॉइडिंग कि मैं ऑप्शन करते आई वाज अवॉइडिंग दिस एक्चुअली नहीं, अब मैंने लोग ना गलती करते हैं, ऑप्शन सबसे हैंडल नहीं होता। मैंने नहीं पूछा है, ये मीता जी ने पूछा है, तो उनके सवाल का जवाब देते देते मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या ऑप्शन लेना है, आपने बोला नहीं, स्पॉट पे मैं बता रही हूँ, और बोलते बोलते आपने ही बता दिया कि 60,000 की स्ट्राइक वाला। अब जब आपने बोला है कि 60,000 की स्ट्राइक वाला अगर आपको बैंक निफ्टी लेना है, उसका पुट लेना है, तो जाहिर सी बात है फिर थोड़े टारगेट या स्टॉप लॉस तो फिर बनते ही है ना उसमें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो बस उतना ही है कि आप 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और लगभग 1,200 से 1,800 रुपए के टारगेट आपको इस प्रीमियम चार्ट पर दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको, बट फिर से बोल रही हूँ, आपका स्टॉप लॉस आपको
ऑप्शंस का नहीं फॉलो करना है, आपको स्पॉट यहाँ का। पर स्टॉप लॉस अपना स्पॉट चार्ट का फॉलो करना है कि वो आपको एक एक्चुअल स्पॉट चार्ट आपका जो है एक आपको एक्चुअल लेवल्स दे देगा जहां पर आपको रिएक्शन होते हुए दिखेगा। प्रीमियम में कभी कभी क्या होता है, प्रीमियम चार्ट पे जस्ट हिट करके भी ऐसे ही चला जाता है ना स्टॉप लॉस, तो उससे बचना है, इसलिए प्रीमियम चार्ट, इसलिए स्पॉट चार्ट को रेफर करें। 60,000 जो स्पॉट का लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस है बेसिकली। वैसे आपको जो 60,000 का पुट लेने की बात की गई है, 950 का जिसका लेवल है वो 450 पर आ जाए, एक रेफरेंस के तौर पर आपको बताया गया है। मीता जी, आई होप आप तो समझती हैं, आप क्योंकि आप एफएनओ में भी ट्रेड करती हैं, तो स्पॉट चार्ट को आप ज़रूर रेफर कीजिए। अगर वहाँ पे 60,000 का लेवल ऊपर की ओर ब्रीच हो गया तो फिर उस केस में आपका, चाहे आपका सेल आप स्पॉट में कर रही हैं या फिर आपने पुट खरीदा है 60,000 की स्ट्राइक का, उस केस में आपका ये स्टॉप लॉस लेवल फिर ट्रिगर होता हुआ नज़र आएगा। ओके, ये मीता जी का सवाल हो गया। इसके अलावा यश रेवानकर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि अदानी पोर्ट्स का जो मार्च का पुट ऑप्शन है 1540 की स्ट्राइक का, मैम इन्होंने पुट ऑप्शन ले रखा है 39 रुपीज़ पर, इसमें क्या करना चाहिए? इन्होंने बैंक निफ्टी का भी ले रखा है, मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर अदानी पोर्ट्स 1540 की स्ट्राइक का पुट ले रखा है 39 रुपीज़ पर। ठीक है, तो देखिए पोर्ट है और इसमें ये रहेगा अभी। मैं आपको एक सिंपल घुमा फिरा के बातें करने नहीं आता, निकल जाओ, क्योंकि अभी जो 5% की गिरावट हुई है, आप इसको, मुझे अच्छे से याद है मैंने अडानी पोर्ट्स को लेकर के मैं इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर आपको बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ, ना कि ट्रेड के लिए। और आप तो ट्रेड भी कर रहे हैं तो भी ऑप्शंस में कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या ही बोलूं अभी। सो गुड लक टू यू, बट टेक एग्जिट फ्रॉम दिस पोजीशन। और ये आपकी रिकवरी मुश्किल है। मार्च में जो प्रेशर मार्केट में रहेगा, अगर मान लीजिए ये आपका 500, जब तक ये 1600 के पार नहीं जाता आपको प्रॉफिट नहीं आएगा इसमें। तो से हैविंग सेड दिस, अभी इसमें रिकवरी होना टाइम जाएगा, वो टाइम आपके पास में है नहीं, बिकॉज यू हैव बॉट एन ऑप्शंस फॉर दिस, तो प्लीज टेक एन एग्जिट। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ ना इनके पास बैंक निफ्टी का, आपने अभी बोला था कि 60,000 की स्ट्राइक वाला आप पुट ले लीजिए, इन्होंने क्या किया हुआ है, 61,000 वाली स्ट्राइक का जो पुट है ना मार्च सीरीज वाला, वो ले रखा है 1115 रुपए पर, 61,000 वाला डीप इन द मनी हो गया ये। तो इसको करेंगे होल्ड करें या फिर एग्जिट करें? होल्ड होल्ड बिल्कुल होल्ड करिए, स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट पर लगा लीजिए, लेकिन ऐसे रखिए कि मैं लॉस नहीं लूंगा। या फिर दूसरा स्ट्रैटेजी देखिए, दो तरीके हैं, या मुझे नहीं पता आपके पास लॉट कितने, बट इफ योर लॉट्स आर मोर देन 5 तो ये स्ट्रैटेजी यूज करना जो आप बोल रही हूँ। आधे 2 लॉट्स बुक कर लो, 3 को कैरी करो विद स्टॉप लॉस एट, जिसमें कि आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 1150 का, 1100 का मेंटेन करके चल सकते हैं, मतलब आपकी कॉस्ट के जस्ट जस्ट क्लोज। लेकिन अगर आपके लॉट ही 5 से कम है तो फिर आप 100% आप एक काम ही करिए कि आप यहाँ पर लॉस ना लेने वाली कंडीशन पर आइए कि आप 1200 पर अपना ट्रेडिंग लगा करके बैठिए, और इंट्राडे में ये और गिरेगा, उसमें आपको हो सकता 1800 2000 भी चला जाए, वहां पर आप अपने प्रॉफिट को तो बुक करके निकल सकते हैं। अभी तो क्लियर कट होल्ड करिएगा। मैं आपसे पूछने वाला था कि मान लीजिए एक ही लॉट हो तो ज्यादातर ऐसे ही होता है, तो इसलिए मैंने वो जवाब दे दिया है। हाँ बिल्कुल। चलिए, सुनीता चतुर्वेदी जी कह रही हैं कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक इनके पास 860 रुपये के हैं, प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी होल्ड करें? जाहिर सी बात है, ऊपर के लेवल्स देखें तो थोड़ा इन लेवल्स पर अगर प्रॉफिट हो भी रहा है तो बुक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार लेवल दिखाइए स्नाइडर इलेक्ट्रिक का, कहाँ पर है? इन्होंने 860 पर लिया है। मिड टर्म का व्यू इनको चाहिए इस स्टॉक पर, यानी कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर। और इंडस टावर्स इनके पास मैम 467 रुपये का 467 पर लिया हुआ है। प्राज इंडस्ट्रीज भी अच्छा, 3 शेयर हैं। तो पहले स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं, 860 का इनका एंट्री पॉइंट है। एग्जिट कर लीजिए फिलहाल, आपने मिड टर्म में बोल दिया ना, तो उसमें टाइम है अभी। इट इज गोइंग टू टच लाइक 780 800 आना है इसको, तो आपके पास क्वेश्चन नहीं है। प्लीज टेक इन एज ऑफ नाउ, दोबारा एंट्री आप इसी स्टॉक में जितना हो सके 760 के 770 के पास में बनाना। तो जस्ट सिंपल दिस सजेशन, और मुझे आई होप कि आप मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि आपको भी नुकसान नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इन दिस कि आपको इसमें नुकसान हो। तो बात मान लीजिए, निकल जाइए फिलहाल के लिए। और इंडस टावर की एंट्री कितने की है संदीप जी? 467। अच्छा, तो देखिए अभी 444 पर है, ये भी थोड़ा सा करे। मैं ओवरऑल एनर्जी और पूरे इन सेक्टर आपको बता दूं, एनर्जी सेक्टर चला, मैंने छेड़ा वो टॉपिक थोड़ा सही कि एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छी चली है पूरे मंथ में, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ वहीं आते हैं जहां पे प्रॉफिट हुआ हो, तो आप इस बात को समझ लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, याद रहेगा। तो क्योंकि एनर्जी सेक्टर में थोड़ा बहुत अच्छा खासा मूवमेंट पिछले महीने हुआ है, तो अभी एनर्जी सेक्टर आप इंडेक्स आप देखिए 36,100 के आसपास है, लगभग ये 35-34 के आसपास आ सकता है, चांसेस हैं।
तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी स्टॉक्स है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आप थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश करिएगा, चाहे वो इंडस्टार हो या फिर इसके रिलेटेड जो पावर ग्रिड हो। इंडस्टार भी उसी कैटेगरी में आता है ना, रेल विकास वगैरह, तो थोड़ा बहुत उसका असर उसके ऊपर आता है। तो इन एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ा सा आप हल्के हो जाओ कुछ 2 एक हफ्ते के लिए। तो फिलहाल यहाँ से भी मैं आपको, अभी आपका नजरिया देखिए, अगर शॉर्ट टर्म का है, अगर लेस देन 3 मंथ है, तो डेफिनेटली इट्स एन एग्जिट, क्योंकि ये आपको 430 425 420 425 के आसपास आएगा। तो अब आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप होल्ड कितने दिन करने जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसको आज से पूरा 1 साल होल्ड करने के लिए चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट होल्ड योर पोजीशन। ठीक है, ओके। अभी हमने मीता जी का सवाल लिया भी था, जो कह रही थी कि मुझे कोई पुट बता दीजिए, ले सकते नहीं ले सकते हैं। ये अब कह रही हैं कि मैम, आई अप्रिशिएट योर एनालिसिस, काइंडली सजेस्ट BHEL भेल पे पूछ रही हैं कि व्हाट लेवल टू बाय एंड टारगेट, क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए, अगर हाँ तो किस लेवल पर, क्या टारगेट होंगे? हाँ, कब तक के लिए खरीदना है आपको, ये सवाल प्लीज आप लोग पूरा लिखेंगे तो मैं आपको ट्रेड का व्यू भी बता सकती हूँ, और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अलग भाव होता है, ट्रेड के तरीका अलग होता है। तो मैं भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज के तौर पर ही आपको बताऊंगी, बिकॉज दैट्स द बेटर थिंग दैट यू कुड डू इन भेल, क्योंकि वो स्टॉक में ट्रेड करके फंस जाओगे, तो वो मैं नहीं चाहती कि हो। वापस आ रही हूँ भेल के एनालिसिस को लेकर के, किसमें करना क्या चाहिए। नाउ इट इज एट 260 क्लोज टू। आप इसमें आज घर बनिए, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन 240 और 230 भी आएगा। सो या तो वेट कर लीजिए, और मैं सजेशन मेरा ये होगा कि आपको वेट करना चाहिए, आ जाएगा 200 240 पर आने दो, फिर वहां पर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, आज ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास है, और हर बार ऐसा होता है कि जब जब ये 200 दिन मूविंग एवरेज पर आता है, तो उसके बाद थोड़े दिन नीचे जरूर रहता है, लगभग 10 से 12% करेक्ट जरूर होता है वहां से, बट उसके बाद की जो मूवमेंट होती है वो 3 गुना 4 गुना होती है उस डिप से। तो वो मूव अगर आपको एनकैश करना है, सो दिस स्टॉक शुड बी ऑन योर रडार। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। नैन्सी जी कह रही हैं कि होली के साथ दिवाली फ्री कह रही कि पारस ऐसी मेरे, दिवाली किसी को नहीं चाहिए। अब मैम क्या करें, बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसी दिवाली किसी को नहीं चाहिए, लेकिन मूड तो लाइट रखना पड़ेगा ना। आप अपना पोर्टफोलियो देखें, आपका सर चकरा जाए, आपको गुस्सा आए, आपको थोड़ा दिक्कत हो ना, आपका बीपी बढ़ जाए, क्या मतलब उस चीज़ का, तो थोड़ा तो लाइट रखना पड़ेगा ना। एटलीस्ट इनका जो अप्रोच है ना, मैं नहीं कह रहा कि किसी की होली ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अप्रोच भी एक चीज़ है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक आप लॉस से भी बच जाते हैं। कभी कभी वो आप इम्पल्सिव डिसीजंस भी ले जाते हैं इसी चक्कर में, नहीं? यस, यस। और आपको पता है संदीप जी, जब कुछ भारी बातें होती है ना, मतलब जब बैठ के मुझे फिर से याद आ रहा है वो माइक्रो एक्स्ट्रा माइक्रो वगैरह, या कोई भी स्टॉक जब मुझे लगे इसमें ज्यादा गिरा बैठे हो, तो मैं कोशिश करती हूँ मुस्कुराते हुए दूं, क्योंकि अगर मैं उसको बहुत ज्यादा सीरियस के साथ बोलूंगी तो लोग वहीं पे अपना दिल पकड़ के बैठ जाएंगे। इसीलिए आई ट्राई कि अगर कोशिश, अब पता तो है कि ये होना है ना, जब होना है तो होना, यू कांट कंट्रोल दैट, यू कांट स्टॉप दैट। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब मैं ज्यादा गंभीरता से उन चीजों को, चाहे बात गंभीर है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हम ज्यादा उसमें प्रेशराइज होकर के ना बोले चीजों को। नहीं नहीं, उसमें पता क्या है, इसीलिए मुझे फिर याद है। उसमें पता क्या है, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, हमारे लिए ये चीज़ नई नहीं है। आज बाजार गिरा है तो हमें लग रहा है कि हम इस तरह से बात ना करें, हमारे सामने तो रोज ही ऐसी सिचुएशन है। अब आप बोलेंगे रोज कैसे, रोज थोड़ा निफ्टी 500 पॉइंट गिरता है, लेकिन रोज कोई ना कोई ऐसे सवाल आते ही हैं, 1 2 3 नहीं, कई सारे सवाल आ जाते हैं जिसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 30%, 40%, 50%, 70% तक अपना पैसा गवा के तब भी बैठे हुए इसी उम्मीद में कि रिकवरी हो जाएगी और मेरा प्राइस आ जाएगा। तो हमारे लिए तो ये जो दिन आज है, निफ्टी में गिरावट दिख रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम तो रोज ही ऐसे सवाल लेते हैं जिसमें पैसा लोगों का टूटता है। तो हमें तो रोज ही अपना मूड सही रखना है, क्योंकि दुख तो तब भी होता है जब वो स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से लोगों को इतना भारी भरकम नुकसान होता है। एग्जैक्टली। खैर, मेरी भी भावनाएं बाहर आ गई कैसे तैसे मूड को सही बहुत रखने है की। ऐसे एग्जांपल्स हाँ, इस मार्केट में। एक चीज, बस एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत लोग देखें, क्योंकि एमटीएफ में मत खरीदो ट्रेड। हाँ, एमटीएफ जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो लुभा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने क्योंकि उनको अपने कंप्लीट करने हैं। प्लीज डोंट गेट ट्रैप्ड। सस्ते एमटीएफ, महंगे एमटीएफ, ये सब चीजों से दो। यू कैन नॉट गारंटी एनीथिंग इन द मार्केट। तो जब आप गारंटी कुछ कर ही नहीं सकते, तो एमटीएफ पे पैसे कैसे उठा सकते हैं? अगर आपको लग रहा है कि एमटीएफ उतनी है, तो उनको बोलो कि जो बॉन्ड यील्ड है उससे सस्ता दो, फिर ठीक है।
बॉन्ड यील्ड से एक तरफ आप 8% कमाओ, उधर से आप थोड़ा सा ले ली, लेकिन वो मिलते ही नहीं है ना, क्योंकि उनको भी मालूम है। सो प्लीज डोंट गेट ट्रैप। एमटीएफ में और इस मार्केट में गिरावट जब होगी, जब रिकवरी आएगी, बहुत लोग कोशिश करेंगे, मैं फिर से भरी हूँ अभी, एमटीएफ पे माल मत खरीदना वरना सुखाओगे। ब्लड प्रेशर, मेरी डॉक्टर मुझे कह कह के परेशान है, विजय अपना स्ट्रेस लेवल कम करो, लेकिन मैं कैसे बताऊं उनको कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ। कि मैं तो एमटीएफ के जरिए एमटीएफ पे पोजीशन माल नहीं मत ले रही हूँ, उठाइएगा। लेकिन लोग लेते हैं और उसके बाद सवाल आते हैं, या फिर आपके मेंबर्स भी आई थिंक करते होंगे। तो एमटीएफ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि उधार पैसा लेकर अगर आप मार्केट में लगाते हैं अपने ब्रोकर से या कैसे भी, ब्रोकर तो आपको देते ही हैं क्योंकि उनका एक बिजनेस सेगमेंट है और बहुत ग्रोइंग सेगमेंट है ये एमटीएफ वाली, जहाँ तक बात है। तो यस। बीच में ये आंकड़ा आई थिंक 1,20,000 करोड़ के पार चला गया था मंथली बेसिस पर, तो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी। उस वजह से भी आप देखें बीच में मार्केट ऑफलोड हुआ था, थोड़ा सा फ्रॉथ जो था वो सेटल हुआ था। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए, उधार पैसा लगाकर लालच में आकर पैसा पकड़ कर किसी से उधार लेकर मत लगाइए। खैर, ये नैन्सी जी का सवाल जो है ना मैम, ये कह रही कि पारस डिफेंस मेरे पास 660 रुपये पर ले रखे हैं, और या तो ये पूछ रहे हैं कि पारस डिफेंस 660 रुपये पर ले लें या फिर कोई अन्य डिफेंस काउंटर जिसमें ब्रेकआउट आएगा। मैं पर्सनली मैं ब्रेकआउट से ज्यादा आई डू ऑल दैट स्टफ, मतलब ब्रेक बॉटम बाइक, बट जहां पर इन्वेस्टमेंट की आती है, मैं जहाँ कोशिश की कि सस्ता कर सके हम। तो मैंने तो जो मेरे लिए खरीदा है वो आज आज मैंने जो किया है, दैट इज आइडिया बुर्ज, जो कि मैं हो सकता है साल भर होल्ड लूं, एंड पारस डिफेंस जो कि हो समय साल भर होल्ड कर लूं अगर स्टॉप लॉस नहीं कटा, जो कि आज के इंटर लो लेवल होंगे 2% से नीचे बस। तो फिलहाल के लिए मैंने पर्सनल के लिए यही लिया है, बट क्योंकि मैं आपको ये दोनों चीजें रेकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जब कुछ पूछा है तो मेरी नजर में ये दो चीज समझ में आई थी। बाकी अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए लेना है तो आप भेल जैसे स्टॉक्स को, बीएल जैसे स्टॉक्स को, मिधानी जैसे स्टॉक्स को आप धीरे धीरे खरीद सकते हैं। पारस एंड आइडिया फोर्ज दोनों ही बहुत वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की बेट है। तो आपको उतना अटेंटिव भी रहेगा कि लॉस काटना है। अगर आपका लॉस काटते समय आपकी सिचुएशन खराब है तो फिर मत करना, ये बहुत रिस्की बेट्स है। बाकी थोड़ा सेफर बेट आपके पोर्टफोलियो में जिसमें आपको डिविडेंड भी मिले, थोड़ा ग्रोथ स्टेबल हो, तो बीएचएल, मिधानी एंड बीएल, ये 3 काउंटर्स है जो कि ठीक ठाक है। एचएएल पर मैं वेट कर रही हूँ 3,500 पर, जब एचएएल आ जाए तब आप खरीद सकते हैं। फिर दिन हर रेड कैंडल को के बायर मत बनो, थोड़ा सा रुक जाओ। चीज मिलती हैं लेकिन और कंफर्मेशन के साथ मिलती हैं अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं तो बस फिलहाल मेरा सजेशन यही है कि आज ही सब कुछ, जितना पैसा पूरा पैसा हम आज ही कहीं पे लगा दे क्या, डोंट ट्राई टू डू दिस। मार्केट में आपको और अच्छे मौके मिलेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। जिन स्टॉक्स को बाय करना चाहते हो उनकी एक एक यूनिट खरीद के लो, सो दैट आप उनको ट्रैक कर सके, ऑफ साइट ना हो जाए वो। ठीक है, जब डिफेंस की बात चली है ना, नैन्सी जी का सवाल है, तो कुछ फेसबुक पे भी सवाल है, मैं वही देख रहा था अभी। आपने एचएल को एड्रेस कर दिया ना। ये हमारे एक दर्शक हैं द सुर्खियां के नाम से, ये कह रहे हैं कि जीआरएसई भी एक बार बता दीजिए। एचएल तो आपने बोल ही दिया, ये कह रहे थे कि जीआरएसई या एचएल कहाँ पर ले सकते हैं मैम। एचएल तो 3,500 के आसपास मैं वेट कर रही हूँ, आ जाएगा उस दिन देखेंगे। जीआरएससी पर आपका एक चीज लाइन से नोट कर लीजिए कि ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए ही हैं। इसमें आप ट्रेड नहीं करिए, वही बेहतर है। बस नहीं, आप जितने लोग मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर जो भी है। इसमें निवेश के बाकी लिए भी फिलहाल रुके, जीआरएससी में ब्रेकआउट नहीं है। हाँ जी, निवेश के लिए भी रुके मैम इनमें। अभी वो भाव नहीं है जिसमें आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, तो वो ठीक है। आना है, वो भाव अभी आना है। अभी 2360 के आसपास आया हुआ है, थोड़ा सा और रुक जाइए, आपको शायद 2100 2000 के 2100 2200 के आसपास मिल जाएगा। ज्यादा काउंट नहीं है, लेकिन जो सस्ता मिला वही बेहतर है, और ये 5-6% ऐसे ही हो जाएगा, वो उसके लिए मिल जाएंगे। तो एचएल में 3500 और जीआरएसई में 2100 2200। हाँ जी, यस। नहीं ठीक है, इसको नोट करना और नोट करके चलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या होगा ना, सवाल आने लगेंगे फिर कि अंबाला मैम ने कहा था ले लीजिए, इस अब क्या करें इसमें। तो भाई रुक जाइए, 2100 2200 आने दीजिए जीआरएससी को और 3500 आने दीजिए एचएएल को, उसके बाद अगर आप खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो आपका सवाल था फेसबुक पे, सवाल वाजिब है आपका। अच्छे स्टॉक सही लेवल पर मिलने लगे हैं, लेकिन क्या वो निवेश के लिए या फिर खरीदारी की शुरुआत के लिए लेवल सही है कि नहीं है, वो चार्ट आपको बताता है। तो क्या लेना है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको फंडामेंटल बताता है, लेकिन कब लेना है वो आपको टेक्निकल्स बताते हैं। और टेक्निकल कह रहे हैं कि 3500 के लिए रुक जाइए एचएएल में और 2100 2200 के लिए वेट कर लीजिए आप जीआरएसई में, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। अच्छा, ये नैन्सी जी का एक और सवाल भी है, बेलराइज इनके पास पड़ा है, कह रहे हैं कि बेलराइज 192 के ब्रेकआउट के बाद लूँ
या नीचे आएगा तो ऐड करूं? ठीक है, ब्रेकआउट मत करो इसमें, ब्रेकआउट के बाद कुछ ज्यादा बचता नहीं है हाथ में, तो सस्ते पर ही खरीदने की कोशिश करिए, और इसका सस्ता रास्ता भी बहुत दूर है। अह, ठीक है, इट इज 170 के आसपास तो बहुत ऐसे ही आ जाएगा, मतलब हंसते खेलते। थोड़ा रुक जाइए, 170 तो आने दीजिए, उसके बाद एक बार रिव्यू कराइएगा। आई एम नॉट सेइंग कि 170 पर आ जाए तो खरीद लीजिए, हो सके तो 170 पर आने के बाद एक बार रिव्यू करवाइएगा। मैं भी सिर्फ 170 पर वॉच करने के लिए बोल रही हूँ। गेट इट रिव्यूड वंस अगेन नियर एट 170, राइट नाउ इट इज 140 184। अच्छा, मेरे लिए भी कुछ बोला है इन्होंने, कह रही है कि संदीप सर उदास मत हो, वर्क फ्रॉम होम कर लेना होली पे। तो मैम दुनिया होली खेल रही होगी और हम यहाँ पे बैठ के शो कर रहे होंगे, हैं मतलब मार्केट का गुलाल ये है हमारी किस्मत में, और कुछ नहीं है, यही कहना चाह रही हैं आप? संडे भी बैठा दिया था। संडे बिठा दिया, और आज भी गुलाल की कमी है कि मार्केट में तो गुलाल की कमी नहीं है, तो हमारे लिए तो हर दिन होली है, तो कम से कम होली वाले दिन तो होली खेलने दीजिए मैम, आप भी अच्छा, मतलब। जी संदीप जी, अपने अनुभव को आप लोगों को थोड़ा ना ईज करने के लिए जरूर बताइए कि आप इतने समय से मार्केट में हैं, क्या गिरावट सस्टेन होती रहती है या फिर रिकवरी आ जाती है? शायद लोग आपको सुन के ज्यादा खुश जाए कि हाँ, एक सामने से एक प्लेटफॉर्म पर कोई बैठे हैं तो वो बता रहे हैं। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? आज मैं पूछ रही हूँ आपके लिए ये सवाल, ताकि लोगों को थोड़ी राहत आए। एक ही लाइन में जवाब दे दूंगा इसका मैं आपको, जी। चाहे मेरा एक्सपीरियंस चाहे किसी का भी एक्सपीरियंस लगा लीजिए मैम, चाहे इसे आप मीम कह लीजिए या मेरा आंसर समझ लीजिए, आदमी और निफ्टी को ऊपर ही जाना है। ऊपर ही जाना है, तो बस समय की बात है, समय पूरा हो जाएगा तो वो ऊपर ही जाना है, तो इसलिए थोड़ा उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई नो कि मार्केट में थोड़ा पेन है, बट उसको हैंडल करना सीखो। अभी एग्जैक्टली। इससे देखिए, मार्केट हर बार कुछ ना कुछ सिखाती है आपको, कई बार अपनी पोजीशन साइजिंग ठीक करना सिखाती है, तो कभी रिस्क मैनेजमेंट करना सिखाती है ना, तभी अपॉर्चुनिटीज को बुक करना, समय पर क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी वो बताती है, तो कभी ये बताती है कि अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करना भी उतना ही जरूरी है जब वो सस्ते में मिल रही हो। सो इट्स ऑल, बट वो चीजें वही है, बस अनुभव तरीके बदलते रहते हैं। आज बहुत ज्ञान हो रहा है, चलिए सवालों पर आ जाते हैं। नहीं, मैं आखिरी लोग सवाल ले परेशान रहा हो हूँ, फिर जाएंगे बदिंग नहीं। स्टॉक्स की ओर बढ़ेंगे। नहीं, ज्ञान की जरूरत है भी, ऐसे दिनों में ज्ञान की जरूरत और भी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि समझ आने लगती है चीज़ों की। किसी दिन जैसे मैंने कहा ना, स्टॉक 50-70% गिरा होता है ना, उस दिन ये चीज़ें नहीं समझ आती, जिस दिन बाजार गिरता है ना ज़्यादा, उस दिन ज़्यादा समझ आती है। विशाल शर्मा जी कह रहे हैं कि HDB फाइनेंशियल और कैनरा रोबैको AMC लॉन्ग टर्म व्यू दीजिए प्लीज़, क्या ये पोर्टफोलियो स्टॉक हैं दोनों? कैनरा, रोबैको AMC, रुबेको, हाँ, और HDB फाइनेंशियल। ठीक है, एंड एचडी, HDB फाइनेंशियल। एचडीबी, ओके, ओके, स्क्रीन पर ही आ गया। ठीक है, तो पहले एचडीबी फाइनेंशियल्स को देखें, बिकॉज आपकी स्क्रीन पर भी वही है। थोड़ा सा टाइम मैं एक बार लूंगी इसके लिए। ठीक है, एचडीबी फाइनेंशियल्स तो ओके है, कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। बस एक ही चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि मतलब उतना ही रखिएगा ताकि आप इसको हैंडल कर सके। यस, इसमें आप पॉसिबिलिटीज ढूंढ सकते हैं, लेकिन उतना ही जितने कि आप हैंडल कर सके, दैट्स द ओनली थिंग। और कैनरा रोबेको की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा हाथ सिकोड़ सकते हैं, यानी थोड़ा सा रुक जाइए। दोनों में से अगर एक को मुझे चूज करना हो, पिक करना हो, तो मैं एचडीबी एएमसी को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। तो आप उस चाहें तो, अगर आप मेरा सिलेक्शन की बात करेंगे तो मेरी सिलेक्शन में आज आपको एचडीबी एफसी मिलेगा, दोनों में से एक चूज करना है तो। ठीक है मैम, BPCL पे क्या करें? गौरव दीक्षित जी कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें क्या? अब 4% नीचे है, अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है शायद, तो डर लगता है ना कि कहीं और ना गिर जाए, क्योंकि $80 $82 क्रूड देख लिया, लोग कह रहे हैं $90 भी पहुंच जाएगा। तो BPCL या फिर IOC HPCL किसी में भी प्रॉफिट अगर हो रहा है तो निकल जाना चाहिए या अभी वेट करें? 2 हफ्ते के हिसाब से तो निकल ही जाओ, मतलब 2 हफ्ते में कुछ नहीं होगा। ये स्टॉक या तो 5-6% और टूटेंगे, 5 से 10%, या फिर हद से हद ऊपर गए तो, अगर सब कुछ ठीक हो गया, चंगा सी हो गया, तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, फिर ये चंगा ठहर सी। के चलेंगे, क्योंकि वो जल्दी शॉकअप में एब्जॉर्ब नहीं होता है। हाँ। तो फिलहाल के लिए अगर आपका व्यू 2 हफ्ते जी,
नहीं जी, चलिए अगर आपका व्यू सिर्फ 2 हफ्ते तक का ही है तो निकल जाइए, बट अगर इन्वेस्टर हो तो पोजीशंस को पकड़ के बैठोगे तो ही आपका पैसा बड़ा बनेगा। हम्म, एग्जाम्पल झुनझुनवाला जी ने जो उन्होंने, मैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो ऐसा वैसा इतने सारे जवाब आ रहे हैं, सो आई ट्राई टू हियर दैट कि मैंने टाइटन इन जैसे स्टॉक्स को 45% के डिक्लाइन पर भी होल्ड किया, क्योंकि मुझे बिजनेस में वो वजूद लगा, बिजनेस में वो वैल्यू लगी। तो आपको वैल्यू लग रहा है तो होल्ड करो, दुनिया कुछ भी बोले आपकी समझ में अगर वो बिजनेस बाहर है आ रहा है तो आप उसको होल्ड कर लीजिए। तो ये वैसे ही बिजनेस है, विद टाइम इनका फ्यूचर ब्राइट है। अब आपकी समझ के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि 2 साल का व्यू है कि 2 महीने का है या 2 हफ्ते का है। दो हम्म, हफ्ते के हिसाब से इट्स वीक, तो आप निकल सकते हैं। ओके ठीक है, तो 2 हफ्ते का व्यू है तो वीक है, आप यहाँ पर निकल सकते हैं। चलिए अब मैं रुक करता हूँ बदिंग स्टॉक्स का। बदिंग स्टॉक्स में सबसे पहले वीएलएमएम आईआरएफसी, इसको देखिए। वैसे रेलवे एज अ पैक पर ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, सेंटीमेंट ड्रिवन ये हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि इनका तो अब मिडिल ईस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, इस शेयर में आज हमने 6% से ज़्यादा की गिरावट देखी। जनवरी 2024 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, ये स्टॉक 100 रुपये के भी नीचे फिसल गया है। एक महीने में 15% और 6 महीने में करीब 20% के आसपास की गिरावट स्टॉक में आ चुकी है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा इसका ओएफएस आया था, सरकार ने हिस्सेदारी बेची थी, 104 रुपये 12 पैसे का इंडिकेटिव प्राइस था। तो जिन्होंने ओएफएस में पैसा लगा लिया, हालांकि रिटेल बच गया था, रिटेल ने केवल 2% ही सब्सक्राइब किया था। स्मार्ट, हाँ स्मार्ट रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, और संस्थागत निवेशकों ने भी पूरा नहीं भरा था। ये कोटा जो उनका था 95% ही भरा था, और इसीलिए सरकार ने जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट था उसको एक्सरसाइज नहीं किया था। तो मेरे को कम से कम अच्छा लग रहा है कि जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, नहीं लिया, उनका पैसा डूबा नहीं है। अब 100 रुपये के नीचे कई लोगों को लग रहा होगा, जो बाहर बैठे हैं, जिन्होंने नहीं लिया कभी या फिर हायर लेवल्स भी देखे आईआरएफसी में, उनको लग रहा होगा कि काफ़ी ल्यूक्रेटिव लेवल इसमें आ गए हैं। सही सोच रहे हैं वो, जिसको नया लेना है 100 रुपये के नीचे मिल रहा है आईआरएफसी? नहीं, रिटेल इसलिए बच गए क्योंकि वो मनी 9 के शोज देख रहे हैं और उस समय क्योंकि संस्थागत इंस्टीट्यूशंस तो नहीं देखते, लेकिन रिटेल पार्टिसिपेशन तो देख ही रहा है, वो बच अच्छा, गया इसीलिए बिकॉज वी हैव सेड दैट। इसीलिए संस्थागत निवेशक फंस गए। जस्ट ऑन द लाइटर नोट थोड़ा हंस लेते हैं, मार्केट बहुत स्ट्रेसफुल है और निफ्टी बैंक ही एज आई सेड 29,350 के आसपास आ रहा है। तो पहला टारगेट तो मोस्ट लाइकली आपको मिल जाएगा जिनकी बात की थी, 60,000 की पुट वगैरह जो भी थे, आप देख लो, थोड़ा प्रॉफिट मिले तो लेकर निकलने की कोशिश भी करना, देखते नहीं रहना। आईआरएफसी पर वापस आ रही हूँ मैं, कि जब ये ओएफएस आया था संदीप जी, मैंने बोला था कि इसने सेंटिमेंट्स बिगाड़ दिए हैं। और रही बात कि इट इज लाइक कि या तो ये 106-7 के ऊपर क्लोज हो तब ये एक है, क्योंकि 100 रुपए टूटेगा नहीं टूटेगा यहाँ पर एक डाउट था। और देखिए ना, और ये भी बोला था कि अगर 100 रुपए टूटा बाय चांस तो ये 97 भी आ सकता है, और कहाँ रुकेगा उसकी क्लैरिटी नहीं थी। तो वही हो भी रहा है, अभी भी इसको खरीदना नहीं है, स्टे अवे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें वीकनेस कंटिन्यू होगी। और वो जो बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना, इट्स नॉट दैट प्राइस, इट इज, मतलब आई डोंट वांट एनीबडी टू स्केयर, अगर आप है तो निकल जाओ, आपकी मर्जी है, बट मुझे तो लग रहा है कि 86-85 आएगा। सो आई एम जस्ट, मैं अभी भी इसको देखूंगी कि आ रहा है क्या और वहां पर भी खरीदना है क्या। So I'm just seeing it is about to touch 85, 86, but I'm not saying that you got to buy at that price. Let it come, let it we'll review it again कि वहां पर खरीदना है या नहीं। बट अभी तो अगर आप हो तो सिंसियर सजेशन एडवाइस ये है कि अगर आप 85 वगैरह नहीं देखना चाहते तो फिलहाल निकल जाइए। ओके ठीक है, 85 तक का आप नहीं देखना चाहते इस लेवल स्टॉक को, तो इस स्टॉक से निकल जाइए, और नई खरीदारी तो नहीं ही करनी है इस स्टॉक में। फिनो पेमेंट्स बैंक, जरा इसको देखिए मैम। आज इस स्टॉक में ना हमने दोनों तरफा मूव बनता हुआ दिखा। इसमें हमने 165 रुपये 1 पैसे का 52 वीक लो बनाया, इसने स्टॉक ने 14-15% तक गिर गया था आई थिंक, और उसके बाद शेयर में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हमने देखी। इनके एमडी एंड सीईओ हैं ऋषि गुप्ता साहब, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और ये डीजीजीआई हैदराबाद की ओर से की गई है। कुछ टैक्स नॉर्म्स, टैक्स कंप्लाइंसेस का जुड़ा हुआ मामला है। इनके बिजनेस पार्टनर से जुड़ी जांच हुई थी, जिसके बाद डीजीजीआई का ये फैसला या फिर जो एक्शन है वो होता हुआ दिखा है। कुछ जाली इनवॉइस से जुड़ा हुआ मामला है, जिससे सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ है, ये एक रिपोर्ट में निकल के सामने आया है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, और इसी वजह से ये डीजीजीआई हैदराबाद का एक्शन हुआ है, जिस वजह से एमडी एंड सीईओ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। फौरी तौर पर इनके जो सीएफओ हैं केतन मर्चेंट साहब, उनको एमडी एंड सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। अब उनकी नियुक्ति से बाजार में राहत आई है, या फिर लोअर लेवल्स पर एक 52 वीक लो बनने के बाद लोगों को वैल्यू दिखी है।
फिनो पेमेंट्स बैंक में मैम रिकवरी तो बहुत शानदार है आज, कैसे अप्रोच करें स्टॉक को? थोड़ा सा रुक जाएंगे तो बेहतर है। मतलब ये रिकवरी सस्टेनेबल जैसी नहीं लगती, तो थोड़ा सा रुकिए और कम से कम 2-4 दिन बाद, मतलब ये हो सकता है कि 210 दिख जाए तो हाई रेंज से मिस हो गया, वैसा वाला नहीं है ये। तो थोड़ा सा रुकिए, इसको 2-4 दिन ट्रेड होने दीजिए 160 और 190 की इसी रेंज में, और लेट इट प्रूव कि इसके लिए एक सपोर्ट के तौर पर काम आ रहा है। और वैसे भी मतलब बिजनेस में कुछ धांधलियां हैं, ये कोई न्यूज नहीं, ये वाला कंसर्न नहीं है। बिजनेस में अभी इनवॉइस के अगर कंसर्न्स होते हैं तो उससे क्या होता है कि आप एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा रहे हो, मतलब इन अदर वर्ड्स बिजनेस थोड़ा और अच्छा हो रहा है जिसको रेवेन्यू में कम करने की कोशिश की जा रही है। सो ट्राई टू टच दैट पॉइंट, आई एम ट्राइंग टू टच दैट पॉइंट, इसका मतलब बिजनेस तो क्या है। तो फिलहाल आप इसको और थोड़ा सा रुक जाए 2-4 दिन, 160 190 पे इसको थोड़ा रहने दीजिए। उसके बाद जैसे ही या तो ये 160 पर आपको अगले हफ्ते मिले तब बाइक आज मत करिएगा, नेक्स्ट वीक अगर आपको 160 पर वापस मिले फिर खरीदिए, तब उस समय तक इसका जो बॉटम वगैरह है, जो प्राइस है, सपोर्ट है, वो डिफाइन हो जाएगा और आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा कि 140 का रखना है या 145 का या फिर सिर्फ 150 का। सो नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली आपको 160 190 की रेंज में ही मिलेगा विद द मोर क्लैरिटी कि स्टॉप लॉस कहां पर करना है। वो एनीवेज जो इसमें टारगेट की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, रेंज वही है, बाइंग भी वही है, लेकिन समय समय की बात है। तो जो स्टॉप टारगेट बनेगा वो लगभग 230 से 250 का बन सकता है, बट स्टॉप लॉस अभी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए रुक जाओ। ठीक है, रुक जाओ, 160 रुपये तक भी आपको शायद ये स्टॉक आता हुआ नजर आएगा। अदानी ग्रीन और अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर आपकी क्या व्यू है मैम? आज क्या है ना कि अदानी ग्रीन में हमने 6.5% तक की गिरावट देखी है। वैसे बाजार कमजोर है, लेकिन इनके लिए एक खराब खबर आई है। खराब खबर यह है, ये ओवर द वीकेंड की नॉर्वे की जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो कि $2 ट्रिलियन की है, दुनिया की सबसे बड़ी सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये इससे अपने पोर्टफोलियो से इन्होंने हटा दिया है अदानी ग्रीन के स्टॉक को। जो रिश्वतखोरी का मामला था, जो गंभीर फाइनेंशियल क्राइम की चिंताएं थी, उसके कारण ये जो फैसला है वो लिया गया है। ये नॉर्वे की जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, तो फंड के पास इस कंपनी का देखें तो कुछ 0.23% के आसपास का एक्सपोजर है और वो हिस्सा अब बिकता हुआ नजर आएगा। अब गौतम अदानी साहब पर देखें तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, यूएस का जो रेगुलेटर है, उनकी ओर से फ्रॉड और रिश्वत के जो आरोप लगे थे, उसके बाद ये जो फैसला है वो लिया गया है, जिसके ऊपर बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। एक बार चार्ट दिखा दीजिए इसका। 6.5% मैंने देखा था, अभी 7% के आसपास गिरावट बढ़कर होगी वापस। मैम ये जो अगर मुझे सही याद है 850 के आसपास तक ये रिसेंट फॉल में आ गया था, उन्हीं लेवल्स को फिर से अप्रोच कर रहा है, तो क्या उन लेवल्स का वेट करें या इन्हीं लेवल्स पर धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग शुरू कर दें? नहीं, वेट कर लीजिए। और मैं जस्ट ऑन लाइटर नोट बोल रही हूँ, जिसको ये लोग फ्रॉड वगैरह बोल रहे हैं वो तो कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पे बिजनेस करने की। नहीं, उसमें क्या हुआ ना, वो कह रहे हैं कि आपने हमारे इन्वेस्टर से पैसा लिया, ये यूएसएसईसी जो है वहाँ का जो रेगुलेटर है, वो कह रहे हैं अगर आपने रिश्वतखोरी की तो हमारे इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं बताई ये बात। अच्छा, रिश्वत लेके बताना होता है, ठीक है। नहीं नहीं, अब उनके यहाँ है, मतलब एक नहीं, उनके यहाँ स्ट्रक्चर है मैम कि ठीक है, एक हद तक वहाँ पे लीगलाइज है या फिर उसकी मंजूरी है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है ना ऐसा, तो हम आपको कहाँ से बता दें। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ आपने सही तरीके से मतलब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो एक तरह से उनके साथ गलत हुआ है, जिस वजह से हाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने फ्रॉड बोला है इस चीज़ को। ठीक है। यूएस से पैसा ले रहे हो, यूएस के इन्वेस्टर से, तो आपको अपना चाल चलन वैसा ही करना पड़ेगा। यस, तो मैं जस्ट कुछ कुछ चीजें ऐसे हाईलाइट करती हूँ तो उसको मुस्कुरा के जरूर बोलती हूँ, लेकिन चीजों को उसकी गहराई को समझ लीजिए, बस इतना ही। बाकी फिलहाल देखिए अडानी ग्रीन अभी थोड़ा सा और डिक्लाइन पॉसिबल है, इन्वेस्टर की ही अप्रोच काम आएगी, यहाँ पे ट्रेडर का माइंडसेट काम नहीं करेगा। इसीलिए अडानी ग्रुप का जब भी नाम आता है तो मैं अंडरस्कोर करती हूँ ये चीज कि आप इसमें ट्रेडिंग ढूंढिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें प्लान कीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा सड़ा दिन आ सकता है, यानी खराब दिन आ सकता है कि आपने खरीदा और 30% गया, आपने खरीदा और वो 30% ऊपर भी चला गया। सो काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी पॉसिबल इन दीज स्टॉक्स, इन अडानी ग्रुप स्टॉक्स। तो आपको उसी के हिसाब से प्लानिंग करनी है। अब टू बी स्पेसिफिक 890 पर ये है, आप तैयार रहिए, 820-30 तक भी आएगा और वो खरीदारी की ही रेंज है। मुझे याद है जब मैं 1000 रुपए के पास आपको बोल रही थी कि 1990 के पास खरीदो, लेकिन तैयार रहो कि 800 तक भी आएगा, तो ये एक्यूमुलेशन जोन ही है। और क्योंकि आपके टारगेट बड़े हैं ना, आप यहाँ पर 1200 से लेकर के लगभग 1500 के टारगेट को चेस कर रहे हो, तो आपकी प्लानिंग उसी हिसाब से करोगे आप। अब कोई बोल सकता है ये सवाल कि मैडम 20-30% की तो बाइंग रेंज है, तो व्हाट कैन आई डू इन दिस। इसका ये चार्ट ही वैसा है, ये स्टॉक ही वैसा है।
तो रही बात स्टॉप लॉस, तो जब आप इसमें एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस अपना प्लान रखिए, 710 रुपए का स्टॉप लॉस है, मेंटेन कर सकते हो तो ही इसमें बैठो। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, उतनी वोलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर सकते, स्टिल इट्स अ टाइम, तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा तो आपका लॉस भी नहीं होगा। टारगेट 1200, स्टॉप लॉस 710, 1200 एंड 1500। और व्यू कितना लंबा है ये? 1 साल से 1.5 साल का है, इससे कम में बात नहीं बनेगी संदीप जी। 12 से 18 महीने। ओके, कोई और स्टॉक जो अदानी ग्रुप से आपको पसंद हो? पोर्ट्स को धीरे धीरे खरीदा जा सकता है। पोर्ट्स अभी थोड़े प्रेशर में भी है और धीरे धीरे आप इसमें खरीदारी कर सकते। मेरी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर, लेकिन मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे एक इन्वेस्टर की नजर से उसको ढूंढने की कोशिश करो तो आपको वैल्यू दिख जाएगी। 1650 से लेकर के 1800 जा सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है, बट क्या यहाँ यहीं से जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, गिर सकता है 1300 1350 तक और गिर सकता है। तो देख लीजिए किस हिसाब से प्लान करना है आपको, बट यस इट्स अ कैंडिडेट फॉर पोर्टफोलियो। 1600 से 1800 तक जा सकता है। यस, परफेक्ट है। ओके, तो अदानी ग्रीन ये स्टॉक है, नीचे में आप 820 830 का इंतजार करें और उस केस में फिर आपके टारगेट काफ़ी ऊपर के होंगे, जो स्टॉक को 1200 से 1500 तक लेके जा सकते हैं। इसी तरह से 1600 से 1800 के लेवल आपको अदानी पोर्ट्स में भी दिख सकते हैं, लेकिन यहीं पे पूरा ले लें, थोड़ा सा संभल जाएं, हो सकता है थोड़ा स्टॉक और नीचे आता हुआ दिखे, तो स्टैगर्ड वे में अगर आप बाइंग करें तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। एक तेजस नेटवर्क्स, मैम यू मस्ट बी वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू डिस्कस दिस स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक आपने भी रिकमेंड किया था, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपने कई बार रिकमेंड किया है। अगर मुझे सही याद है, आज शायद आपने सुबह ही अपडेट मुझे दिया भी था कि 350 और 405 के आसपास शायद आपने रिकमेंड किया था, राइट? यस, एक बार बहुत बॉटम पर, एक बार जो ब्रेकआउट आया था तब भी लोग पूछ रहे थे कि अभी बाय कर ले क्या, तब भी बोला कर लो, लेकिन अब ठीक है, कर लिया हो तो अच्छा है, लेकिन अब मत पूछना कि कर ले क्या नहीं नहीं क्योंकि अब नहीं, ये अब थोड़ा सा। अब अब सवाल ये नहीं है कि इसको अभी यहाँ पे ले लें, अब सवाल ये है कि क्या प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि आज शायद इसमें 500 का लेवल भी पार हुआ है, 502 रुपये 95 पैसे, तो वहाँ से थोड़ा हल्का होकर 475 रुपये के आसपास आया। पिछले हफ्ते वो ऑर्डर मिला था इनको, एक 5G मीमो रेडियो ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर मिला था, उसके बाद से ही लगातार 3 दिन से ये चल रहा है। तो ये 500 के आसपास का जो हाई बना है अभी 502.95 का, डन फॉर द डे, फॉर द शॉर्ट टर्म? नहीं, अभी भी बाकी है, बट ये समझना जरूरी है कि 3 दिन में यानी 3 ट्रेडिंग सेशन में 50% से ज्यादा चला है। तो 320 वाला काउंटर आपका 500 गया, इसका मतलब आप कितना अच्छे गेन पर शॉर्ट टर्म में आए हैं, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। बस उसको अगर आप हैंडल कर सकते हैं विद योर पोजीशन, अब आपका एक्सपोजर कितना उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। बट मैं आगे के टारगेट्स आपको अभी भी बता सकती हूँ कि कहाँ के इसमें और पॉसिबिलिटीज है। मैं 1 साल में तो इसको 7 से जाते हुए देखती हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ, बट अभी अगर शॉर्ट टर्म का मार्च का अगर एक मैं आपको टारगेट और देना चाहूँ, टू बी प्रिसाइज, 520 से 550 तो दिखता है अभी भी। तो अब आपको डिसाइड करना है। अब इसके लिए इन 2 टारगेट्स पॉइंट वाइज आप बात करेंगे तो लगभग ज्यादा नहीं है, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी आपको ताकि आपको स्टॉप लॉस समझ में आए। 22% का और अपसाइड बाकी है, बट अगर यहाँ से आपका स्टॉप लॉस आपको देखना है तो 15% का स्टॉप लॉस है, यानी आज की पूरी कैंडल आपको खो देनी है, 400 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करना है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल बिल्कुल कर सकते हैं, मार्च तक के टारगेट और यही स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं, डिस्क्लोजर भी दे देती हूँ, ये हमारे मेंबर्स के पास रही है रिकमेंडेशन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मेंबर्स को भी रिकमेंड करके रखा है, क्योंकि 320 और 400 के भाव पर, 320 पर एक्चुअली, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो हमारे मेंबर्स के पास ये शॉर्ट टर्म आइडिया और इन्वेस्टमेंट आइडिया दोनों के तौर पर दिया गया है। परफेक्ट, ठीक है, ओके, ये आपने बताया भी था पिछले हफ्ते भी जब हमारी बात हुई थी, उस समय भी आपने कहा था। एक आखिरी लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने आज अपना 52 वीक लो टच कर दिया, 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुँच गए। उसमें RVNL है, जब मैंने लास्ट देखा था तो ये लेवल्स थे जो कि स्क्रीन पर दिख रहे थे। इसमें कई सारे नाम हैं मैम, एनर्जी प्ले भी हैं इसमें, जैसे सुजलॉन हुआ, रिलायंस पावर हुआ, इरिडा हुआ, ये ऐसे नाम भी हैं। तो ये जो स्टॉक आपके सामने हैं स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, ज़्यादा बड़ा टिकट साइज़ नहीं है किसी का भी, 300 सवा 300 से ज़्यादा। तो ये जो 52 वीक लो वाली स्टोरीज हैं, इनमें से 2-3 ऐसे नाम जो आपको अच्छे लग रहे हों, या फिर सबको अवॉइड करें? नहीं, सब अवॉइड करने लायक नहीं है। अवॉइड करने वाले नाम में पहले सामने बोले, ओला को अवॉइड करिए, आर पावर को अवॉइड करिए, टीन इंडिया का 250 ट्रिगर्ड हो गया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया जो है, मैं इसको टीन इंडिया बोल देती हूँ, मैं वापस आऊंगी इस पर। RVNL खरीद सकते हैं। जो अवॉइड करने वाले बिल्कुल मतलब डू नॉट टच वाले जो स्टॉक्स है वो ओला है,
वो उसमें दूसरा स्टॉक आपका है रिलायंस पावर का, यानी आर पावर का है। ओला में भी आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलिए। सुजलॉन आप एक इन्वेस्टर के तौर पर खरीद सकते हैं, इन्वेस्टर के तौर पर, ट्रेड मत करना। 37 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए कि अगर वो हिट हो जाए तो दोबारा और सस्ता आपको मिल जाएगा, वो क्लैरिटी रखिए। सुजलॉन आज आप थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, आरवीएनएल भी खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल खराब लिस्ट में जिसको रखे कि नहीं अभी छोड़ दो, भंगार कैटेगरी जिसको बोल देते हैं, बुरा मत मानिए, लेकिन जस्ट लाइक मतलब ऐसे वर्ड बोलूंगी तो शायद लोग थोड़ा ना और अच्छे से समझ जाएंगे। मतलब उनके बिजनेसेस में जहाँ पे रेवेन्यू नहीं है, मैनेज अच्छा नहीं है, नैरेटिव मार्केट में अच्छा नहीं आ रहा है, कुछ तो हो जिसको आप पकड़ के बैठ सके, तो वो चीज नहीं दिख रही है उनमें, इसलिए उनको छोड़िए। आर पार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो इनके मालिक हैं उनके घर सीज हो रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो उनका उनका फोकस दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो रहा है, उनका जो मार्केट शेयर है कोई टीवीएस जैसी कंपनीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जहां पर आपको बिजनेस के या फिर मैनेजमेंट में एक बड़ा दिखे, वहां पर दूरी बना लेनी चाहिए, और उन दोनों में वही कंडीशन मुझे लगती है। दूसरा स्टॉक टीटीएमएल को भी फिलहाल आप चाहें तो अवॉइड लिस्ट पे रख सकते हैं, इसको अभी मत खरीदिए। टीटीएमएल अभी बहुत वीक है, 39.50 पर है, मोस्ट लाइकली 34-35 आएगा। सो डोंट बाय दिस डिप, ये खरीदने लायक डिप नहीं है, वेट एंड वॉच वाला है, अगर हो तो निकल जाओ फॉर नाउ। दूसरा जो आपका एक और स्टॉक है लेटेंट व्यू, स्क्रीन पर नहीं है, और ये स्टॉक भी बहुत मतलब वीकनेस की तरफ कंटिन्यू रखा है। यहाँ पर 290 का भाव आना है और अभी चल रहा है 320 पर। 290 पर खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा सा आज नहीं। बाकी तो जो स्टॉक्स है आरवीएनएल, सुजलॉन, इन सब पर व्यू में दे चुकी हूँ। इरेडा भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही ठीक है। इरेडा चल नहीं रहा है, पता नहीं कब चलेगा, लेकिन जब भी चलेगा तो भागेगा, दैट्स द व्यू। अच्छा, ठीक है, ओके। तो सुजलॉन, इरेडा और उसके साथ साथ आरवीएनएल, इसमें आप निवेश कीजिए। ओला, रिलायंस पावर, टीटीएमएल और लेटेंट वी भी अगर 20 रुपये या 30 रुपये और नीचे है तो फिर इसको भी अवॉइड की कैटेगरी में आपकी अनुमति के साथ पे डाल रहा हूँ। तो ओला, रिलायंस पावर, टीटीएमएल, लेटेंट वी को आप अवॉइड कीजिए। सुजलॉन, उसमें निवेश करें 37 रुपये का स्टॉप लॉस, आरवीएनएल, और उसके साथ साथ आप चाहें तो इरेडा को अपनी खरीदारी की लिस्ट पे डाल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स यहीं पर हम उसको विराम देते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट का एक्शन समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज भले ही युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ी है उस वजह से बाजार गिरा है, लेकिन दो प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग्स हुई हैं, दो कंपनियां जिन्होंने दस्तक दी है नई तौर पे। तो उसमें एक श्रीराम ट्विस्टेक्स है और दूसरा क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी। दोनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो आईपीओ खुले हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो श्रीराम ट्विस्टेक्स, मेरे को याद है आप कह भी रही थी कि इसकी टाइमिंग सही नहीं है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जब ये आईपीओ खुला हुआ था तब भी हमारी कई बार बात हुई थी। और ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो ग्रे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी जो लिस्टिंग है वो 74 रुपये पर होनी है, लेकिन ये 68 रुपये पर खुला, 34.5% के डिस्काउंट पर। अभी क्या करना चाहिए मैम इसमें? ये तो 10% का मौका भी नहीं दिया है। ठीक है, वो जो 10% वाला रूल रहता है ना कि 10% से ज्यादा आईपीओ में रिस्क नहीं लेगी, तो वो मौका ही नहीं दिया उसने। तो एक्चुअली अब ठीक है, जो रेगुलर देख रहे हैं वो समझ जाते होंगे किस चीज पर कहाँ पर कित फोकस करके बोल रही हो, बट ठीक, चलो फिलहाल के लिए अगेन बिजनेस में टाइमिंग बहुत मैटर करता है। ये चीज है कि अगर आप आ रहे हो इंडस्ट्री में तो आपकी टाइमिंग, आपका बिजनेस इंडस्ट्री, नैरेटिव्स अराउंड दैट, ऑल दैट स्टफ मैटर्स। फिलहाल के लिए मैं तो आपको यही बोलूंगी कि निकल जाओ, क्योंकि इसमें प्रेशर रहेगा अभी। अब आई डोंट नो कि आप उस प्रेशर को और कितना झेल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटा सा रिस्क लेना चाहते हो, जैसे कि हमने गोडियम आईवीएफ में मैंने आपको बोला है कि 71 का स्टॉप लॉस रख के चलो, तो अगर आप वो रिस्क यहाँ पर लेकर चलना चाहते हो, एक अटेम्प्ट अपने लिए रखना चाहते हो, तो जो इंट्राडे का लो है इसका 67 का है। इसको देख के चलिए, वेट एंड वॉच करिए 66 पर, कि अगर 66 रुपए टूट जाए तो आप भी अपने ट्रेड को छोड़ दीजिए। अगर ये थोड़ा सा आपको रिकवरी दिखा दे तो आप इसको चाहे तो थोड़ा सा होल्ड करके चल सकते हैं। तो फिलहाल स्ट्रेटेजी यही है कि जो आज का लो है उसके थोड़ा सा नीचे, विच इज 66 रुपीज का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करो, और देखो थोड़ा सा आपको 74-82 के आसपास का भाव मिल जाएगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि जो रिकवरी यहाँ पर इंट्राडे पे दिखी है वही इकलौती होप है।
तो उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके 1-2 दिन के हिसाब से देख लीजिए। लेकिन उछाल पर निकल जाना इतना जरूर याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि फिर भी होल्ड करके बैठे कि अभी और जाएगा। आपका भाव से थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अगर आपको मिल जाए तो निकल जाएगी। ठीक है, तो आप उछाल पर निकलिए, आपके लिए राय यही है। नहीं निकल पा रहे हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल है आज का लो। ये स्टॉप लॉस जो आपने दिया है बीएसई का होगा आई थिंक, क्योंकि एनएसई पे तो मैं देख रहा हूँ 66 रुपये का लो है आज का। उसी को मेंटेन कर लीजिए। हाँ, मतलब दोनों पर ही है। आप उसी को मेंटेन कर लीजिए। 66 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। उसके नीचे भी जा रहा है तो मतलब स्टॉक में फिर और वीकनेस जाएगी, फिर उसको 40-45 का कैंडिडेट बना देगी। सो वी डोंट वांट टू सी दैट ऑल। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। हालांकि बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, जैसे आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको नंबर चलते हुए दिख जाएंगे कि बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ था ये, जिसमें खासतौर पे एनआईए कैटेगरी देखिए 220 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई थी। लेकिन ग्रे मार्केट उत्साहित नहीं था और आप देखिए जितना डर ग्रे मार्केट में था नेगेटिव लिस्टिंग का, उससे ज़्यादा नेगेटिव लिस्टिंग इस कंपनी की देखने को मिली है। अगला नाम है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी। इसकी लिस्टिंग ग्रे मार्केट मान के चल रहा था 1018 रुपये पर होगी। ये स्टॉक खुला ही 960 रुपये पर एनएसई पर, आज 9% के आसपास के डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग हुई। तो लिस्टिंग के बाद इसने 960 रुपये का जो हाई है वो छुआ, यानी कि जहाँ पे खुला उसके बाद उसके ऊपर नहीं गया, और 832 रुपये 10 पैसे का लो भी इसने टच किया। अभी एक बार क्या सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं। और ये तो नीचे 767 रुपये भी टच होकर आया, लेकिन 960 रुपये जो ओपन था वो ओपन हाई आज बन गया, उसके बाद वो लेवल इसने नहीं छुआ है। तो इसमें जो लोग फंस गए हैं उनको क्या करना चाहिए? अभी करीब 22% के आसपास का लॉस है। देखिए, इसमें तो लोगों के पास निकलने का मौका था, क्योंकि इसमें 9% की डिस्काउंट लिस्टिंग आई थी और 10% के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था कि जो प्राइस बैंड है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। यही अगर 250 के 200 के आसपास होता तो सक्सेसफुल हो सकता था एक बार को, बट प्राइस महंगा आया, इसके प्राइस बैंड भी बड़ा आया, इसकी वजह से ये आईपीओ चलने की जो पॉसिबिलिटीज थी कम थी। दैट्स वाई वो चीज मैंने बोला था कि उतना प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते, अपना रिस्क डिफाइन रख लेना 10% का। अब 9% डिस्काउंट के बाद भी आप 22 तक अगर बैठे हो तो आप अपने डिसीजन लेते हैं, आप किसी के सुनते हैं, लेकिन डिसीजन फिर भी आप ऐसे के मामले में आपकी लेते हैं। तो ठीक है, लेना भी चाहिए, बट अभी के लिए द व्यू इज वेरी क्लियर। आईपीओ वाली स्ट्रैटेजी, जैसे मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो वहां पर ऑलरेडी ये एक फेल आईपीओ है, आप इसमें बिल्कुल निकल सकते हैं। रही बात क्या इसी में रिस्क लेकर के बैठने की जरूरत है, नहीं। इरेडा इज मच बेटर, एनटीपीसी ग्रीन इज मच बेटर, जहां पर आप अपने इसको लगा सकते हैं, पैसे को लगा सकते हैं। यहाँ से निकल के ही बेटर है। मतलब फिर फोमो भी मत लाइएगा कि मैडम ये तो रिकवर हो गया, 950 आ गया। आने दो, जब तक ये 950 वगैरह आएगा आपके बाकी स्टॉक एनर्जी के भी चलने लगेंगे। ओके, तो स्विच कर जाइए आप इसमें से, और इरेडा एनटीपीसी ग्रीन में अगर आपको इसी स्पेस में रहना ही है तो एनर्जी स्पेस से इन स्टॉक्स पर आप ज़्यादा फोकस करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम, परसों जब बाजार छुट्टी के बाद खुलेगा ना, तो उस दिन पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी, जिसे हम रीवा डायमंड्स के नाम से भी जानते हैं, इसकी लिस्टिंग होनी है। 386 रुपये का इसका इशू प्राइस तय किया गया है। 380 करोड़ रुपए का इशू था, पूरा फ्रेश इशू था। अब ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि 18 रुपये के डिस्काउंट के साथ 368 रुपये पर ये लिस्ट हो जाएगा। रिस्पांस भी कुछ खास नहीं मिला था, 1.25 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ था ये। इसमें क्या करें मैम? लिस्टिंग डिस्काउंट पे होने की भी यहाँ पे बात है, लेकिन अगर वैसा ही हो गया श्रीराम ट्विस्टेक्स जैसा, जितना अनुमान है या डर है उससे ज़्यादा कमज़ोर कभी लिस्टिंग होगी तो उससे ज्यादा कमजोर हो गई तो रिकवर कर जाएगा, आपको एक एग्जिट का मौका तो ये देगा। मतलब ऐसे टूट फूट के एकदम नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज दिस बिजनेस हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। बट आपको एक इन्वेस्टर का ही तरह मैं, मतलब देखिए 4 आईपीओ मेरे ख्याल से मैं डिस्कस कर रहे थे हम लोग, एक ओमनी का 5 थे, तो उसमें से गॉडियम आईवीएफ वाज द ओनली वन जिसमें थोड़ा सा लग रहा कि आईपीओ लिस्टिंग जा सकती है प्रीमियम, बाकी में उतना दम नहीं था। बिजनेसेस बाकी सारे ऐसे थे कि आप लेके होल्ड कर सकते हो क्या, क्योंकि सभी पर आए थे ऑलरेडी। प्रीमियम का मतलब सभी महंगे प्राइस बैंड में आए थे और महंगे मल्टीपल्स पर आए थे। तो पीएनजी रेवा भी वैसे ही स्टॉक है, समय के साथ बढ़ जाएगा, बट लिस्टिंग में क्योंकि डायमंड स्पेसिफिक इसकी इंडस्ट्री है, इनका जो आउटलेट है ये स्पेसिफिकली डायमंड का है, इसका मार्केट अभी इवॉल्व हो रहा है। हर स्टोर पर, ब्रांडेड स्टोर पर इसके जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो कंपटीशन, पहले इनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो अलग तरह से काम करना पड़ेगा इनको। सो कटिंग इन शॉर्ट, जो कल के जब भी मार्केट जब ओपन हो रही है मेरे ख्याल से 4 को वापस से, तो आपको अगर डिस्काउंट लिस्टिंग दिखे, मान लीजिए 10%, आपको 5-6% का डिस्काउंट मिल रहा है तो होल्ड कर जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 20-25% के डिस्काउंट पर आ गया तो रुका ना, एग्जिट मिल जाएगा आपको, लेकिन वो एग्जिट लेके निकलना फिर।
ठीक है, ओके, परफेक्ट है। जब बाजार खुलेगा ना 4 तारीख को मैम, तो एक आईपीओ खुलने भी जा रहा है सेडमेक मेकाट्रॉनिक्स का। इसको अगर आपने पढ़ा हो, ग्रे मार्केट में थोड़ा उत्साह है इसको लेकर, 13 रुपये के आसपास, 1352 रुपये पर अगर बुक बनती है तो 1365 रुपये पर लिस्ट होने की बातचीत या फिर उत्साह जो है वो ग्रे मार्केट में दिख रहा है। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, क्या इसमें पैसा लगाया जा सकता है या फिर दूर ही रहे आईपीओ मार्केट से पूरी तरह से? थोड़ा सा मैं वैसे तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से जितना फिलहाल देख पा रही हूँ, इसका प्राइस बैंड इसके लिए एक चैलेंज बनेगा 1250 से, मतलब यहाँ पे 1000, अभी ठीक है टू बी स्पेसिफिक 1200 से 1350 की रेंज का है जो आईपीओ प्राइस बैंड है इसका, ये एक्सपेंसिव साइड जाएगा। बट एक बार फिर भी हम इसको जब नेक्स्ट सेशन जुड़ेंगे तब एक बार रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि डिटेल में इसकी प्रोडक्ट लाइन, इसके पीट्स का एनालिसिस मैंने नहीं किया है, इसके डेटा पॉइंट्स क्या थे फाइनेंशियल्स, एक बार वो पढ़ना मेरा बाकी है। तो एक बार डिटेल में फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक बार बात कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, ओके, फिर बुधवार को बात करते हैं इसके बारे में जब ये खुल जाएगा। एम्पल टाइम है अभी हमारे पास, तो आईपीओ से जुड़ा हुआ है जो कवरेज है उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। ये जो सेगमेंट है ना मैम, चुन चुन के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, भले ही लास्ट में आता है, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और स्पेशली जब आप होती हैं हमारे साथ तो फिर आप तो वैल्यू पिकिंग, चेरी पिकिंग के लिए जानी जाती हैं। आप बहुत सारे स्टॉक्स को उसी अप्रोच से, उसी एंगल से देखती हैं। मेरी बात ठीक नहीं लगी आपको? आज मेरे पास कुछ है नहीं है सच। मैं वो सोच रही सजेस्ट क्या करूं। नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए कि अभी ये ले लीजिए। कुछ स्टॉक्स होते हैं ना कि हाँ, मुझे ये स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, अभी मत लीजिए, जब आपको नीचे मिल जाए तो आप ले लीजिए। कुछ ऐसे आइडियाज, ऐसे सेक्टर्स हाईलाइट कर दीजिए कि हाँ अभी अगर नहीं तो नीचे ही सही, लेकिन हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, फंडामेंटली सही या फिर स्ट्रक्चर वाइज, नीचे मिल जाए तो आप ले लीजिए। ठीक है, तो हम ना थोड़े से समय के लिए हम HAL पर नजर बना करके रख सकते हैं। 3500 पर आपको आपका HAL मिलेगा। मैं आपका HAL इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को कमेंट करे तो शायद मैं ना ले पाऊँ, या फिर अगर देखते हैं डिस्क्लोजर के साथ, बट 3500 पर HAL मिले तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल पिक। अभी लगभग आपको 12-15% का करेक्टिव मूव और मिल सकता है HAL में, उसको आप खरीदने की कोशिश करिएगा। फंडामेंटली वेरी गुड कंपनी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप उसको रख के अपने बच्चों को दे सकते हैं। दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल इट विल हैव। दूसरा एक और स्टॉक है जो कि इस जैसे फाइनेंशियल सेक्टर्स में आपको गिरावट दिखेगी, तो गिरावट में एक स्टॉक खरीदना BSE, और BSE आपको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए लगभग अभी जो मार्केट पिछली क्लोज हुई है वो 2600 क्लोज नहीं हुई, जो अभी रिसेंटली ट्रेड हुआ है 2650 के आसपास पे है। अगर आपको BSE 2200 पर मिले, मतलब ट्राई टू कैच इट, क्लीन बोल्ड करके कैच करने की कोशिश करो उसको, और ये बहुत बढ़िया स्टॉक बनेगा जो कि आप आराम से अपने पोर्टफोलियो के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं ना, बस सस्ते में खरीदना और होल्ड करना है। तो ये 2 पिक्स है मेरी साइड से जो कि इस गिरती मार्केट में आपको मौके देंगे, तो आपको खरीदने चाहिए। बाकी एक आता है रिलायंस, 3 है वैसे तो, चलिए रिलायंस भी है। रिलायंस आपको 1320, मैंने बोला था देखिए कि मार्केट गिरेगी तो कौन गिराएगा, रिलायंस ही सबसे बड़ा नाम होगा, एंड देयर वी गो। तो रिलायंस 1350 आ गया है, 1320 भी आएगा, वहां पर आप 1320 पर एक स्टैंडर्ड मैनर में अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मोड पर खरीदने शुरू करिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज होगा, 200 वीक का, हफ्तों का मूविंग एवरेज होगा, उसके बाद समय लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छा चलेगा। और वैल्यू पिकिंग अनलॉकिंग जो 1320 पर भी धीरे धीरे लेना है आप कह रही हैं? हाँ, क्योंकि 1280 तक भी आएगा। 1280 तक, ठीक है। आप कुछ कह रही थी, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको। हाँ, क्योंकि इस बीच में मैंने जैसे बोला कि रिलायंस को समय लगेगा, बट वैल्यू अनलॉकिंग इस बीच में जब ये समय लेगा ना, आपको रिटर्न देते, एब्सोल्यूट प्राइस चार्ट पर जब रिटर्न देगा ये आपको 12-13% का, इस पूरे इसको टाइम लगेगा। और 6-7 क्वार्टर, अगर 3-4 क्वार्टर अगर लग जाते हैं तो हो सकता है कि इस बीच में इनकी कुछ वैल्यू अनलॉकिंग वाली चीजें भी आ जाए, तो उसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। इसके शेयर धारक बन के बैठना, मतलब इसको ट्रेड करके छोड़ मत देना। दीज आर द स्टॉक विच यू कैन रियली शुड कीप इन योर पोर्टफोलियो, ताकि एडवांटेज मिले, क्योंकि पुराने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलता है फिर। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्या देखती हैं? देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि देखती भी नहीं हूँ एक्चुअली। नहीं, वो मुझे वो समझना था, वो क्लीन बोल्ड करके कैच कीजिए, वो कैसे होता है क्लीन बोल्ड करके? शायद वो गलत, वो इसीलिए बोल रही हूँ ना, देखती भी नहीं हूँ क्लीन बोल्ड तो इसीलिए वो गलत हो गया। मतलब ना मैं देखती हूँ ना वॉच करती हूँ, जस्ट ट्राई टू कैच दिस,
और क्लीन बोल ठीक से है, मैं मतलब है वही कि बता रही नीचे हूँ। नीचे मिल जाए, हाँ, गिरा हुआ। हाँ मतलब एक ही बार में ऐसी जगह पर मतलब पूरे गिल्लियां तोड़ दो या फिर कैच कर लो ऐसी जगह पर, या मैं जस्ट लाइक अ मेक और ब्रेक लाइक दैट। तो आप वैसे भी क्रिकेट दिखती हूँ और नहीं समझती हूँ, ना इसीलिए ना, वो आ मत गया मत होगा। खेलिएगा, आप मत खेलिएगा, गिल्लियां टूट जाएंगी तो फिर पीछे विकेट्स ही नहीं रहेंगी तो खेलने का मजा कैसे आएगा फिर। खैर, बहुत शुक्रिया एग्जैक्टली आपका। अच्छा। हाँ प्लीज। मैं जाते जाते संदीप जी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे ये आपने अच्छा सवाल पूछा, नहीं पूछना था ये सवाल। वैसे ऑडियंस को पता चल गया और मैडम को क्रिकेट का सी भी नहीं आता। ओके। ठीक है, देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, संदीप जी पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशन में रहा है, आपके शो पर भी दिया था और हमारे मेंबर्स के पास भी था 2 बार। मतलब हमने अपने मेंबर्स को तो ये 2200 पर भी दिया है, और अब ये जाकर के जो इसका 2800 का टारगेट था, एंट्री मैंने दोबारा दी थी जब आप लोगों को शेयर की थी तब भी। डेट बता देती हूँ, 20 फरवरी को लगभग लगभग 2550 के आसपास, 2550 के आसपास रेकमेंड किया था, 2800 का पहला टारगेट दिया था जो आज हिट हुआ है। सो हैप्पीली अगर आप चाहें तो अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, अच्छा परसेंटेज भी है। बट अगर आप एक आउटलुक पूछे कि क्या मैडम अब पूरा बुक करके निकल जाए, नहीं, अभी तो सिर्फ आपकी बाइंग से भी 10% ही चढ़ा है, हमारी से तो 30% हो गया लगभग। अभी भी इसमें पोटेंशियल है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया इज अ काइंड इट कैंडिडेट ऑफ 3000 और 3200 का भाव इसमें आने लायक लगता है। तो आपके ऊपर है, आपका रिस्क एपेटाइट है तो होल्ड कर जाओ। अगर आप 1 हफ्ते 10 दिन में 10% प्रॉफिट से खुश हो तो बुक करके जाओ। बट ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर 3000 और 3200 भी दिखाएगा आपको, वो पोटेंशियल है। तो स्ट्रैटेजी अगर आप चाहें तो 2000 पर पार्शियल बुक कर लें। पार्शियल कर लीजिए, क्योंकि इसमें अभी दम है और ये चलेगा। तो अगर कोई रखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि नया ले लें, अगर 3200 का टारगेट है तो अभी स्टॉप लॉस क्या है, ऊपर की ओर रिवाइज करें, ट्रेल करें। यस, 2400 का मेंटेन करिए। 2400 का ये रिवाइज्ड है। यस, ठीक है, पहले ओके। 2200 था। पहले 2200 था, आपने 2400 करवा दिया अभी इसको, अभी ये 2800 रुपये के आसपास, मतलब अभी भी 400 रुपये नीचे का रखना है। यस, तभी देखिए वॉलेटिलिटी को आप हैंडल कर पाएंगे। 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा तो फिर आपको 2200-3200 मिलेगा ही नहीं, सॉरी 3000-3200 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अपसाइड ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपका डाउन साइड, नीचे में स्टॉप लॉस भी डीप होना चाहिए। ठीक है मैम, फेयर इनफ, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर जितने भी स्टॉक्स की बातचीत हुई है? यस संदीप जी, देयर वर लॉट ऑफ स्टॉक्स इस पूरे ड्यूरेशन में जो डिस्कस हुए हैं, और हो सकता है कि कुछ कॉमन स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो, जहां जहां मुझे याद है वो मैंने डिस्क्लोज कर ही दिया है। बट जैसे पारस वगैरह का नाम आया था, आइडिया फोर्ज का नाम आया था, और भी कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो मेरे पर्सनल होल्डिंग्स में हो। बाकी हमारे मेंबर्स के पास वो स्टॉक्स हो सकते हैं, बट एक जो क्लॉज होता है ना, मोर देन 1%, उतनी उतनी पोजीशन तो नहीं है, छोटी मोटी ही है। अच्छा। ठीक है, तो उससे हम बचे हुए हैं। बाकी तो आई मीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उस चीज को जरूर समझते हुए काम करिए। मेरा कहीं पर कोई ऐसा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है विद इन द गाइडलाइंस ही है। बाकी प्लीज इस मार्केट को हैंडल करने के साथ साथ सीखने की भी कोशिश करो, क्योंकि ये चीज अगले 5 साल के बाद फिर रिपीट होंगे, तो अनुभव लीजिए इससे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हेलो मनी 9 को हम प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।